बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है कठिन राहें और इसकी राइटर हैं सैयदा जवेरिया शबीर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। उसको अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आंखें वो मुश्किल खुलने के काबिल हुई तो अजनबी नज़रों से कमरे को देखा जो साफ़ सुथरा बना हुआ था। साथ अटैच वॉशरूम भी था। रोशनी मध्यम थी। उसके देखने के इर्तिकास को भारी भरकम मर्दाना आवाज़ ने अपनी तरफ मबजूल किया। मिस सहरिश, उठ गई आप? तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? तुम यहाँ क्यों लाए हो मुझे? सहरिश ने खौफजदा अंदाज में पूछा। सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। बशीर, बशीर। जी साहब जी। खाने का बंदोबस्त करो। जी अभी लाया साहब। देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मुझे जाने दो। मेरे घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। भूल जाओ इन सबको, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं जाऊँगी। सहरिश मुश्तिल होकर दरवाजे की जानिब लपकी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलती, जहांगीर ने उसके बाजू से पकड़कर झटके से अपनी जानिब मुतवज्जा किया। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? क्या कहा है मैंने? गरजदार आवाज़ से सहरिश सहम गई। वो मुझे मुझे जाने दो। सहरिश के हाथ में जहांगीर की उंगलियां खुप गई थीं। तकलीफ और डर से बोला ही नहीं जा रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हनूस उसी पोजीशन में खड़ा था। साहब जी, ये नाश्ता रख दो और जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। सहरिश ने सुना तो ज़ोर लगाकर अपना बाजू उसके शिकंजे से छुड़ाया और दौड़कर उससे 2 फीट दूर हुई। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ा है? सहरिश को लगा जैसे कहीं गलत हो जाएगा। उसकी आंखों में खौफ हलकोरे ले रहा था। फिलहाल तो अभी तुम खाना खाओ और इस छोटे से जहन पर जोर मत डालो। उंगली उसके सर पर रखी। ले जाओ अपना खाना। ये हराम का खाना अपने पास रखो, मैं नहीं खाऊंगी, सहरिश ने चिल्लाते हुए कहा। वो जो बाहर जा रहा था अपने कदम वहीं रोक लिए और पलटकर उसके पास आया। क्या कहा? हराम का खाना? तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ, आई समझ। और अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो चुपचाप खाना खाओ। अभी थोड़ी देर में निकाह है हमारा। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। क्या? निकाह? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी भी हालत में निकाह नहीं करूँगी। मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा? खाना वैसे का वैसा रखा था। उसे तो अपनी इज्जत की, अपने घर वालों की परवाह थी। भूख की किसे परवाह थी? थोड़ी ही देर में एक मुलाजमा उसका निकाह का जोड़ा और जेवरात लिए अंदर कमरे में आई। बीवी जी ये पहन ले, साहब जी ने भेजे हैं। सहरिश ने उसे खूनखार नज़रों से देखा, जैसे उसका ही सारा कसूर हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बता दो अपने साहब जी को मैं मर जाऊँगी लेकिन उनसे निकाह नहीं करूँगी। हलक के बल चीखने से उसके गले में खराश पड़ गई थी। मुलाजमा ने ब्राइडल सामान बेड पर रखा और चली गई। इसको गए हुए 2 सेकंड में नहीं हुए थे। जहांगीर तन फन करता हुआ आया। क्या बकवास करके गया था मैं? एक दफ़ा की बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? मैं तुम्हारे किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। मैं कोई अनपढ़ या जाहिल गवार 19वीं सदी की लड़की नहीं हूँ जो तुमसे डर जाऊंगी। उसको पानी पिए भी पता नहीं कितने घंटे हो गए थे, लेकिन फिर भी उसने ज़ोर से बोलना चाहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। नहीं करना निकाह तो ना सकी ना सही, लेकिन रहना तो तुम्हें यही है, बगैर किसी रिश्ते के ही सही। सहरिश को इससे इस कदर ज़लालत की उम्मीद नहीं थी। वो बेदम सी होकर जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई, जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हों। जहांगीर उस पर एक नज़र डालकर चला गया। मरे हुए कदमों से वो बेड की तरफ आई और भारी लिबास उठाकर वॉशरूम में चली गई। जो भी था उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स से ज़्यादा अजीज़, इज़्ज़त नफ्स जान से ज़्यादा अजीज़ थी। जहांगीर ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। वो वॉशरूम से निकली तो ब्यूटिशन उसके इंतज़ार में खड़ी थी। वो चुपचाप वहाँ आकर बैठ गई और ब्यूटिशन से मेकअप करवाने लगी। तो तुम नफ्स के ग़ुलाम निकले। मैं भी तुम्हें बताऊंगी तुम कैसे अपनी हवस पूरी करोगे। सोगवार हुस्न पर मेकअप, इस पर अरूसी जो कीमती जोड़ा, वो जो देखने में ही लाखों का लग रहा था। इस पर नाजुक सा कीमती जेवर उस पर सज रहा कर और जगमग कर रहा था। सामान से ही जहांगीर की हसीयत का अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन उसे इन सब से कोई सरोकार नहीं था। जब दिल ही ना हो तो लाखों का हो या करोड़ों का, सब बेमानी लगता है। उसे अपने घर जाने की लगी हुई थी। निकाह के बाद जब सब कमरे से चले गए तो वो जल्दी से वॉशरूम की जानिब गई। वो जहांगीर के सारे इरादों पर पानी फेरने का तय कर चुकी थी। जहांगीर जब कमरे में आया तो सहरिश अपने पुराने हिलिये में नजर आई। अलबत्ता चेहरे पर पानी के कतरे अभी भी मौजूद थे। जहांगीर को अंदाज़ा था कुछ ऐसा ही होगा। हाँ तो मिसिस जहांगीर, कैसा लग रहा है? सहरिश ने उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उसकी तरफ से रुख फेर गई। वो उसके करीब आकर बैठा और एक झटके से वो झटके से बेड से उतर गई।
जहांगीर को उसकी इस हरकत पर अपनी तौहीन का एहसास हुआ। अभी वो जवाबी कार्रवाई करने ही लगा था कि उसका मोबाइल थरथराया। उसने मोबाइल को कान से लगाया। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चल रहा था कि यकीनन कोई सीरियस बात थी। मुझे अभी जाना है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये कहकर वो कमरे से निकलता चला गया। वो जिस मौके की तलाश में थी वो मौका मिल गया था। जहांगीर को गए हुए 2 घंटे हो गए थे। बाहर से भी कोई बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। रात का आधा पहर हो गया था, सब सो रहे थे। उसने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर जाकर वो जहांगीर पर ज़बरदस्ती निकाह का केस कर देगी। वो उठी, दुपट्टा ठीक करके अपने गिर्द ओढ़ा और खिड़की खोली। हवा का झोंका उसे छू के गुजरा। उसने गहराई देखना चाही, लेकिन घुप अंधेरे की वजह से कुछ नजर न आया। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेकर कूदी और दिल खराश चीख ने पुरसकून माहौल में इर्ताज पैदा कर दिया। बीबी जी, ये क्या कर लिया अपने? साहब जी हमें छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर लिया आपने? साहब जी हमें छोड़ेंगे नहीं। मुलाजमा उसकी चीखें सुनकर दौड़कर घर के पिछले हिस्से में गई, जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। सहरिश रोए जा रही थी। दर्द ही इतना हो रहा था, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। थोड़ी देर में जहांगीर भी पहुंच गया और अब सारे मुलाजिम उसके अताब का निशाना बने हुए थे। अब उसका रुख सहरिश की तरफ था, जो अपना पाँव पकड़े रोए जा रही थी। लब भींच कर उसने मुलाजमा को डॉक्टर को लाने का कहा और खुद झुककर सहरिश को अपने बाजुओं में उठाया और कमरे में लाकर बेड पर बिठाया। क्या ज़रूरत थी तुम्हें छलांग लगाने की? अब रो बैठ कर। सहरिश को उसकी बातों से इश्तियाल आ गया और फट पड़ी। तुम हो इस सब के ज़िम्मेदार। तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत हुई है। मेरे और मुझे इस तरह भागने पर भी तुमने ही मजबूर किया है। तुम अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि मुलाजिम डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद दवाई दी और 1 हफ्ता आराम का कहकर चले गए। ऊंचाई से गिरने की वजह से पाँव की हड्डी मुतासर हुई थी। जहांगीर कमरे में ही ठहर गया। रात को उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है और सहरिश दवाई के ज़रिए असर गुनूदगी में चली गई। दूसरे दिन उसे बीजान ने घर आने का कहा, मगर वो सहरिश को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। दुश्मनी तो उसके बाप से थी। सहरिश को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ये जहांगीर की अपनी सोच थी। तुम तैयारी कर लो, हमें यहाँ से निकलना है। वो अभी भी मुलाजमा की मदद से फ्रेश होकर बैठी थी। सहरिश ने उसे घूर कर देखा। उसने उसकी घूरी को नज़रअंदाज किया और अपनी बात जारी रखी। हम मलिक हवेली जाएंगे, वहाँ बीजान यानी मेरी माँ रहती हैं और अब तुम वही रहोगी। क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे एक कैद से दूसरी कैद में ले जा रही हो। मुझे तुम्हारी बीजान से कोई सरोकार नहीं। नहायत बदलिहाजी से जवाब दिया। अपनी बकवास बंद करो, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। तुम भूलो मत कि तुम अभी भी मेरी दस्तरस में हो। आइंदा जब मुझसे बात करो तो तमीज़ के दायरे में रह कर करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आवाज़ में शेर की सी धार थी जो उसे सहमा गई। उसने मुलाजमा से चादर मंगवाई और मुलाजमा से कहकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। सहरिश खामोशी से उसकी कार्रवाई देख रही थी। सहरिश के करीब आकर उसको चादर ओढ़ाई और उसे अपने बाजुओं में उठाकर गाड़ी के करीब आया। फ्रंट सीट पर बिठाया। वो जो टकर टकर उसे देखी जा रही थी, उसके इतने करीब होने पर आंखें जोर से मींच ली। दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। जहांगीर उसे अब वहां छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसने उसे सिकंदर पैलेस ले जाने का इरादा किया। यूं वो बार बार इतनी दूर नहीं आ सकता था। सहरिश अपने हवास बहाल करने में लगी हुई थी। मैं खुद ड्राइव करूंगा, जाओ तुम। जी साहब जी। गाड़ी रोड पर लाते ही उसने सहरिश की जानिब देखा, जो बाहर के नज़ारे देखने में मगन थी। तुम्हारा पाँव कैसा है? दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। पहले वाला रौब और दबदबा ही था कि उसने बगैर चूँ चरा जवाब दिया। मुझे घर ले जाए, मेरे अम्मी अबू से मिलकर मैं वापस आपके साथ चली जाऊंगी। सहरिश ने न जाने किस जज्बे के तहत उससे इल्तिजा की थी। उसने करंट खाकर सहरिश को देखा, जिसके चेहरे पर मुबहम सी उम्मीद थी। उसने उसके चेहरे पर से नज़रें हटा लीं और अपने लबों को बाहम बींच लिया और सहरिश ने नाउम्मीदी से गर्दन सीट की पुश से लगा ली। बंद आंखों से आंसू निकल रहे थे। जहांगीर कोई तल्ख जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसने मलिक हवेली में गाड़ी रोकी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। परिंदे थक खाकर अपने अपने आशियानों में जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने गाड़ी पोर्च में खड़ी की और ख़ुद गाड़ी से निकलकर सहरिश की तरफ आया। सहरिश उसका इरादा समझकर जल्दी से खुद निकलने की कोशिश की, लेकिन दर्द उसके पूरे जिस्म में सरायत कर गया। अभी उससे कहकर वो किसी मुलाजमा को बुलवाती, उसने उसे अपने हाथों में उठाकर अपने रूम में ले आया। मुलाजम सारे अपने क्वार्टर में गोशा नशीन थे। हवेली में हर तरफ खामोशी का राज था। हवेली अंदर से महल नुमा बनी हुई थी। जहांगीर ने सहरिश को अपने बेड पर लटाया और ख़ुद वहीं रखे सोफे पर आकर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। जहांगीर के कमरे में हर चीज़ महंगी और कीमती लग रही थी। दबीज़, पर्दे, कालीन, हर शय अपनी बेशकीमत का अंदिया दे रही थी। खाना खाओगी?
जहांगीर ने उससे पूछा, जो न जाने किन सोचों में गुम थी। सहरिश ने चौंक कर उसे देखा और नफ़ी में सर हिलाया। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, फ्रेश हो जाओ, आओ मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ दूँ। जहांगीर उसे सहारा देकर वॉशरूम तक ले गया। सहरिश को उसका रवैया समझ नहीं आ रहा था। उससे कुछ पूछती तो वो जवाब नहीं देता था। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये कैसी आजमाइश है? मेरी अम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। मैं आज ही दो टोक बात करूंगी। वोटल फैसला करके पुरसुकून हो गई थी। जहांगीर को कमरे से गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था। खाने का उसने मना तो कर दिया था, लेकिन अब भूख से उसका बुरा हाल था। उसने उठना चाहा, लेकिन पाँव पर जोर पड़ते ही दर्द होने लगा। भूख भी जोरों पर थी। दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया। सहरिश ने बेबसी से रोना शुरू कर दिया। अपने घर में तो उसको कभी इतनी देर भूखा नहीं रहना पड़ा। जहांगीर रूम में आया तो सहरिश को बेड से नीचे कारपेट पर गिरने के से अंदाज में बैठा रोता हुआ देखा तो शॉपिंग बैग साइड पर रखकर भागकर उसके करीब आया और उसे आराम से बेड पर बिठाया। तुम्हें मना करके गया था ना कि हिलना नहीं। जहांगीर की आवाज़ में सख्ती थी। उसे अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर में क्यों आया। सहरिश ने अब बाकायदा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो लब भींच लिए। फिर उठकर साइड टेबल पर रखे जग से ग्लास में पानी भरा और सहरिश को दिया। अब बताओ, क्यों रो रही हो? जहांगीर ने अब के लहजा नॉर्मल कर लिया था। मुझे भूख लगी है, मैं किचन में जाना चाहती थी। दर्द की वजह से आगे न बढ़ सकी और गिर गई। सहरिश के चेहरे से बेबसियाँ याद थी। हिचकियों से उसका जिस्म लर्ज रहा था। जहांगीर को नदामत ने आन घेरा और किचन में आकर खुद खाना गर्म करके उसे दिया और ख़ुद भी साथ खाने लगा। भूख तो उसे भी बहुत लगी हुई थी। सहरिश ने हिचकिचाते हुए खाया था खाना, जबकि जहांगीर ने अपना ध्यान खाने पर लगाया हुआ था। खाने के बाद जहांगीर ने उसे दवा दी और ख़ुद दूसरे रूम में जाकर सो गया। काफ़ी सारे दिन यूं ही गुजर गए। सहरिश का दर्द अब ख़त्म हो गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी थी। जब से आई थी वो अपने कमरे में मुकीम थी। मुलाजमा इसको 3 टाइम का खाना कमरे में ही दे जाती। जहांगीर उस दिन के बाद से कमरे में नहीं आया था। जल्दी जल्दी उसने अपने बाल बनाए, कपड़ों की शिकनों को हाथों से दुरुस्त किया। जब से वो सिकंदर पैलेस लाई गई थी एक ही सूट में मलबूस थी। जहांगीर तो उस दिन के बाद से आया ही नहीं था कमरे में, इसलिए नाचार उसी सूट में गुजारा करना पड़ा। वो एक दिन के बाद किसी सूट को दोबारा नहीं पहनती थी। आज ये काम भी उसे करना पड़ गया था। मजबूरी भी अजीब शय है। वो काम भी करने पड़ते हैं जिनसे दूर दूर तक वास्ता ना हो। सूट का हमरंग दुपट्टा सर पर अच्छी तरह जमा कर कमरे से बाहर निकलकर टीवी लाउंज में आ गई। मुलाजमा उसे देखकर जल्दी से उसके पास आई। बीवी जी, आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। आप क्यों आ गए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। इस घर में कौन कौन रहता है? सहरिश ने सोचा उसी से पूछ ले। हिटलर साहब तो नाक पर मक्खी ना बैठने दें। कुछ आके मेरी बात का जवाब। उसने नफरत से सोचते हुए सर झटका। बीजान और साहब जी ही रहते हैं। इकलौती बहन की शादी हो गई तो वो चली गई। सहरिश ने हनकारा भरा। ठीक है, तो मुझे बीजान के पास ले चलो। जी अच्छा, मुलाजमा ने ताबेदारी से कहा। लाउंज अबूर करके वो एक रूम की तरफ बढ़ी। मुलाजमा ने दरवाज़ा नोक करके खोला और अंदर चली गई। सहरिश भी उसी की तकलीद में चल रही थी। बीजान, ये आपसे मिलना चाहती हैं। मुलाजमा ने बीजान को बताया। बीजान ने सर के इशारे से उसकी बात का जवाब दिया तो मुलाजमा कमरे से निकल गई, जबकि सहरिश वहीं खड़ी रही। बीजान चिकन के सफ़ेद कपड़े में मलबूस, हाथ में तस्बीह लिए बेड पर बैठी हुई पुरवकार लग रही थी। बीजान ने तस्बीह ख़त्म करके आंखों से लगाई और साइड टेबल पर रखकर उसे देखा। आओ बेटी, यहाँ आओ। वहाँ क्यों खड़ी हो? बीजान ने अपने मखसूस धीमे अंदाज में उसे बुलाया। सहरिश धीमे कदमों से चलती हुई आई और बेड पर बैठ गई। सर झुकाकर सलाम किया। खुश रहो, आबाद रहो। बीजान उसके इस अंदाज पर निहाल होगी। मुझे बताया था जहांगीर ने कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। सहरिश को उनकी बात सुनकर करंट लगा। क्या उस शख्स ने बता दिया? चलो अच्छा है, मुझे नहीं बताना पड़ा। अब ये मुझे मेरे घर जाने देंगी? अभी वो वापस जाने के लिए उनसे कहती कि बीजान की अगली बात पर उसे लगा जैसे ये महल उस पर आ गिरा हो। बहुत जालिम माँ बाप है तुम्हारे। क्या कोई अपनी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है? जी जी। सहरिश ने नासमझी से उन्हें देखा। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है जहांगीर ने। अब ये तुम्हारा ही घर है और मुझे खुशी है मेरे होनहार बच्चे ने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए तुमसे निकाह किया। अभी सहरिश उनकी बात पर तरदीद करती कि मुलाजमा आ गई। आइए बीजान, मैं आपको वज़ू करवा दूँ, नमाज का टाइम हो गया। सहरिश गायब दमागी से कमरे से निकली और टेरिस पर आ गई। ये क्या कह रही थी बीजान? क्या बताया उस शख्स ने मेरे बारे में? अपने करतूतों का पर्दा रखने के लिए मेरे वालिदैन को बुरा कर दिया। सहरिश का दिमाग माफ हो गया था। सोचते सोचते उसका दिल तो चाह रहा था अभी जहांगीर उसके सामने हो और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। थोड़ी देर बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वॉचमैन ने गेट खोला तो करोला अंदर आई और पोर्च में आकर खड़ी हो गई। जहांगीर गाड़ी से निकलकर लाउंज में आया तो सहरिश को अपने सामने पाया। वो गजबनाक तेवरों से उसे घूर रही थी। क्या बकवास की है तुमने भी?
जहांगीर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए अपने रूम में लाया जहां वो क़याम पजीर था। कमरे में आते ही उसने अपना आप छुड़ाया और दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर जोर से धकेला। हाथ मत लगाना आइंदा मुझे, समझ आई तुम्हें? उसने उंगली उठाकर वार्न किया। जहांगीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर उसे हुआ क्या है। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो जोर जोर से? तमीज़ नहीं है तुम्हें? नहीं है तमीज़, जैसे तुम खुद हो इसी तरह तुमसे बात कर रही हूँ, घटिया इंसान। अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करो, तुम्हें बताया है ना मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। जहांगीर को भी गुस्सा आ गया था तब जब ये घूर कर उसे देखा। मैं भी तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ कि जो तुम कहो वही मैं करूँ। खुद अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे वालिदैन पर इल्ज़ाम लगा दिया। उसकी बात सुनकर वो तैश में आ गया। उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे करीब किया। क्या गुनाह किया है बोलो? जहांगीर ने धाड़ते हुए उससे पूछा। एक पल को तो वो काम गई थी, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल कर बोली, मुझे अगवा करके यहाँ लाए और ऊपर से कह रही हो क्या गुनाह किया है? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। अभी तुमने मेरा घटियापन देखा ही कब है? बोलो तो अभी दिखा दूँ। जहांगीर ने सर्द लहजे में देखते हुए उसे कहा। सहरिश का सर चकरा गया था उसकी हट दर्मी देखकर। अपनी लिमिट में रहो, तुम मेरी सोच से ज़्यादा गिरे हुए निकले हो। जहांगीर पता नहीं क्यों उसकी इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त कर रहा था। किसी की जरूरत नहीं होती थी उससे ऊंची आवाज़ में बात करने की, लेकिन इस बार वो खामोश था। उसका जवाब भी खुद जहांगीर के पास नहीं था। जहांगीर की खामोशी ने सहरिश की हिम्मत बढ़ाई। अपनी बीजान को बताओ कि तुम कितने होनहार और इज्जतों के रखवाले हो, वरना मैं खुद तुम्हारी असलियत बता दूंगी। सहरिश तो आज जान लेने या देने पर तुली हुई थी। इतने दिनों से जो लावा उसके सीने में पक रहा था आज फट पड़ा था। अच्छा, क्या है मेरी असलियत? ज़रा मुझे भी तो पता चले। जहांगीर ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में पूछा। अपने गिरेबान में झांकोगे तो पता चलेगा। जितने मासूम नज़र आते हो उतने ही अंदर से मक्कार हो तुमने अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया है। इतने गे जहांगीर की बर्दाश्त खत्म होगी। उसने ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मारा। वो तवाज़न बरकरार न रख सकी और ड्रेसिंग टेबल से टकरा कर नीचे गिरी। गिरने की वजह से बाल खुलकर मुंह को छुपा गए थे। अगर मुझे हवस ही पूरी करनी होती तो तुमसे निकाह का खराक ना पालता। बोलो, कब तुम्हारे करीब आया हूँ? तुम अपने बाप का बोया काट रही हो। अब सारी ज़िंदगी अपने बाप के गुनाह का कफारा अदा करो। वो ये कहकर दरवाजे को ठोकर मारता हुआ निकलता चला गया। सहरिश का होंठ फट गया था। कोहनी पूरी छिल गई थी। सरजमीन से लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जिसको कभी फूलों की छड़ी से न मारा गया हो वो उसकी पड़ने वाली ज़रब बर्दाश्त न कर सकी। वॉचमैन ने गेट खोला तो पेजारो बर्क रफ्तारी से पोर्च में दाखिल हुई। यासिर खानज़ादा पेजारो से निकले और खानज़ादा हाउस में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही एक मुलाजिम आगे बढ़कर उनका ब्रीफ केस और कोट थामा, जबकि दूसरे मुलाजिम ने पानी का गिलास आगे किया। मखमली कारपेट पर जूतों समेत लाउंज में दाखिल हुए। प्यारी सी मनमोहनी साफ रंगत, चमकती हुई आंखें, कटे हुए बाल माथे पे आए हुए थे जिन्हें वो बार बार हटा रही थी। मखरूती उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर हरकतें कर रही थी। नाजुक सरापा बिलाशुबा परी की मानद लगती थी, हाथ लगाने से मैली हो जाए। सहरिश सोफे पर बैठी हुई इन हमाक से गेम में मसरूफ थी। सहर, माई चाइल्ड, हाउ आर यू? ओह डैड, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सहरिश ने यासिर खानज़ादा की आवाज़ पर गर्दन मोड़कर देखा और चहकती हुई उनके गले लगी। डैड, आपको मैंने कितना मिस किया। इतने लंबे टूर पर गए हुए थे आप। सहरिश ने लाड से शिकवा किया। ओह मेरा बेटा, कल का पूरा दिन आपका। कल हम शॉपिंग पर जाएंगे, घूमेंगे और डिनर भी। ओह डैड, आप बहुत अच्छे हैं। चलो मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ। यासिर सहरिश का गाल थपथपा कर कमरे में चले गई और वो दोबारा लैपटॉप पर बिजी हो गई। खानज़ादा हाउस की बुनियाद बरसों पहले अब्दुर्रहमान साहब ने पंजाब के एक गांव में रखी थी। शादी करके वो वहाँ आबाद हो गए। गांव को आबाद करने के लिए वहाँ स्कूल, हस्पताल बनाए। यूं गांव का पोश इलाका आबाद हुआ। वहाँ के सरदार भी लोगों ने उनकी नेक कारकर्दगी, नेकी और नर्म मिजाजी को देखकर मुतहिब किया था। मिन्नतों मरादों से यासिर दुनिया में आए थे। चूँकि इकलौते थे इसलिए अब्दुर्रहमान के बाद उन्हें ही गद्दी नशीन होना था। इसलिए उनकी तरबियत नवाबों जैसी हुई थी। ऐशो इशरत में पलने वाले यासिर ज़िद्दी और मगरूर हो गए थे। बचपन में ही अब्दुर्रहमान साहब ने अपनी भांजी आलिया से यासिर की निस्बत तय कर दी थी। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद यासिर खानज़ादा पंचायत के मुश्तरका फ़ैसले से गद्दी नशीन बने। मुंशी आलम, ये लड़की कौन है? खान साहब, ये अपने मलिक नवाज़ की पोती है। रब नवाज़ इसका भाई है। मुंशी आलम यासिर का मुशीर था, हर वक्त उसके साथ साए की तरह रहता। मुंशी आलम, तुम ऐसा करो, हवेली का चक्कर लगाओ, मैं यहीं हूँ। जी खान साहब, जो हुक्म। यासिर खानज़ादा की लड़की को देखकर नीयत ख़राब हो गई थी। था भी वो आवारा तबीयत का मालिक। वो मैनी चाल चलता उसके करीब आया। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है?
तुम कौन हो? हम तुमको अपना नाम क्यों बताएं? मैं कौन हूँ ये छोड़ो, बस इतना जान लो कि तुम हमारे मन को भागी हो। यासिर ने मकरूह हंसी हंसते हुए कहा। नगीन ने घबरा कर अपनी चुनरी से छुपे हुए मुंह को और छुपाया। अब सिर्फ उसकी बुरी आंखें ही दिख रही थीं। औरत को अल्लाह ने ये खूबी दी है कि वो मर्द की नीयत पहचान लेती है। जबकि यासिर के सामने अक्ल व शऊर रखने वाली पढ़ी लिखी और बालिग लड़की खड़ी थी, तो वो उसकी नीयत की खोट को कैसे ना पहचानती। हम अजनबी से बात करना पसंद नहीं करते। वो ये कहकर आगे बढ़ी ही थी कि यासिर ने उसकी कलाई पकड़ ली। वो जो आगे कदम बढ़ा चुकी थी, यासिर के हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचने से लड़खड़ा कर उसके सीने से लगी। चुंदरी सर से फिसल गई थी। यासिर की तो आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गईं। चांद सा मुखरा, गुलाबी होंठ, बिलाशुबा वो नहायत हसीन थी। यासिर की महवियत को नगीन के पड़ने वाले थप्पड़ ने तोड़ा था। हम तुम जैसे आवारा मिजाज लड़कों के मुंह लगना पसंद नहीं करते। आइंदा किसी लड़की का हाथ पकड़ो तो ये थप्पड़ ज़रूर याद कर लेना। नगीन की इस हरकत ने यासिर को मुश्तिल कर दिया। वो तो शुक्र था दोपहर का वक्त था, सब किसान आराम की घर से अपनी अपनी झोंपड़ियों में थे। उसका इरादा इस लड़की को घसीट कर डेरे पर ले जाने का था कि निस्वानी आवाज़ पर नगीन पलट कर उसकी जानिब बढ़ गई। वो शायद नगीन की मुलाजमा थी। वो थप्पड़ की तपिश अभी भी अपने गाल पर महसूस कर रहा था। नफरत की एक लहर उसकी रगो पैर में सरायत कर गई। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ डेरे की तरफ आया जहाँ उसकी अय्याशी का सामान मौजूद था। उसने शराब की बोतल मुंह से लगाई और आधी से ज़्यादा अंदर उतारी। मुंशी, मुंशी, उसकी आवाज़ सुनकर एक मुलाजिम भागता हुआ आया जो इसके डेरे पर हर वक्त रहता था। तो मुंशी है जो आया है? यासिर ने सुर्खोती आंखों से घूरते कहा। साहब जी, वो तो हवेली गया है। तो बुलाओ उसको, वरना मैं तुम सबको ज़मीन में गाड़ दूंगा। जी साहब जी, अभी बुलाता हूँ। मुलाजिम घबरा कर जल्दी जल्दी बोलता हुआ वहाँ से निकला। इतनी देर में उसने पूरी बोतल चढ़ा ली थी। 15 मिनट में मुंशी आलम डेरे पर मौजूद था। कहाँ मर गया था तू? यासिर ने धार कर शराब की खाली बोतल दीवार पर मारी। साहब जी, आपने ही तो भेजा था। जुबान चलाता है बेगैरत। आधे घंटे में वो लड़की यहाँ होनी चाहिए, वरना तुझ समेत तेरे बीवी बच्चों को भी ऊपर भेज दूंगा। कौन सी लड़की साहब? वही बुरी आंखों वाली लड़की जो आज पगडंडी पर देखी थी। नगीन साहब जी? हाँ हाँ, नगीन। पर साहब जी, वो ऐसी वैसी नहीं है। उसके बाप को आप जानते तो हैं। तुझसे जितना कहा है वो कर, दफ़ा हो जाए यहाँ से। मुंशी सर झुकाए डेरे से निकलकर सीधा अपने घर आया और ज़ोर शोर से लकड़ी के दरवाजे को पीटा। अरे कौन है? सब्र कर, आ रही हूँ। क्या मुसीबत पड़ गई है तुझे? क्या दरवाज़ा तोड़ेगा? सईदे ने मुंशी को देखते हुए पूछा। तू ऐसा कर, जल्दी से मलक नवाज की हवेली जा। पर मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही सारे काम निपटा कर आई हूँ वहाँ से। तू ज़्यादा बड़बड़ न कर, जो कह रहा हूँ वो कर, मुंशी ने गुस्से से कहा। पर मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? सईद ने उलझ कर मुंशी को देखा। तू वहाँ जा और चुपचाप नगीन बीबी को यहाँ लिया। क्या पिघला पगला गया है तू? वो भला मेरे साथ क्यों आएंगी? पी रखी है क्या तूने? एक झांपड़ लगाऊंगा। जो कह रहा हूँ वो कर, वरना तेरे मामा बाबा के घर छोड़ आऊंगा। मुंशी ने घुरकते हुए धमकी दी। सईद ने उसके अंदाज पर घबरा गई और जल्दी से चादर लेकर मलिक हवेली रवाना हुई। मलिक हवेली में सईद ने नया नया काम काज शुरू किया था। उसे वहाँ 5 महीने हुए थे। नगीन के काम ज़्यादातर वही करती थी। अपने काम काज की वजह से हवेली के लोगों के नज़दीक हो गई थी। चौकीदार ने सईद को देखकर दरवाज़ा खोला। वह जल्दी जल्दी हवेली में दाखिल हुई और नगीन के कमरे का दरवाज़ा बचाया। गांव में अमूमन लोग मगरिब के बाद सोने की करते हैं। अब हवेली के लोग भी अपने अपने कमरों में बंद थे। काफ़ी देर दस्तक के बाद नगीन ने आंखें मलते हुए दरवाज़ा खोला। बीबी जी, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ हाँ, ऊपर आओ। पर तुम तो चली गई थी, दोबारा क्यों आई हो? वो बीबी जी, आपकी एक सहेली शहर से हमारी झोंपड़ी में आई हुई है। वो जो आपके साथ रहती थी वो आपका पूछ रही थी। मैंने उसे बताया इस वक्त हवेली वाले सो जाते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही और कह रही है हवेली लेकर चल लो। अगर मैं उसे यहाँ लाती तो बड़े साहब गुस्सा होते, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गई। मेरी सहेली? जहन पर जोर डालने से उसे याद आया, शहीना उसके घर आने का कह तो रही थी, लेकिन इतनी जल्दी? आज ही तो उसकी शहीना से फ़ोन पर बात हुई थी और सईदन जो लाउंज साफ कर रही बखूबी उसके कान में नगीन की बातें घुस रही थी, इसलिए उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। बीबी जी, अब बताएं क्या करूं? सईदन ने उसे ट्रैप करके अपनी बातों में फंसा लिया था। अच्छा रुको तुम, यहाँ हम बाबा से पूछ कर आते हैं, फिर तुम उसे यहाँ ले आना। नहीं बीबी जी, ये क्या कर रही हैं? इस वक्त तो वो सो गए होंगे। आप ऐसा करो, मेरे साथ चलो, उसे आप खुद कर आ जाना हवेली और सुबह बड़े साहब को बता देना। कह तो तुम ठीक ही रही हो, हम चादर लेकर आते हैं। नगीन को उसका आइडिया बेहतर लगा क्योंकि बाबा के मिजाज से वो वाकिफ थी। जल्दी जल्दी सर पर कढ़ाई वाली चादर ली और सईदन के साथ हवेली से निकल गई। कहाँ है शहीना? हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। नगीन ने सेहन की तरफ नज़रें दुराई। अभी सईदन उसे सच्चाई बताती कि मुंशी ने
आगे बढ़कर उसका रुमाल सूंघाया और वो बेजान होकर पास पड़े पलंग पर गिर गई। ये क्या कर रहा है तू? बीबी के साथ। हाय अल्लाह, तूने बेहोश कर दिया इन्हें, सईदन ने मुंशी को धक्का देते हुए कहा। मुंशी ने उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और बेहोश पड़ी नगीन को उठाकर गाड़ी में डाला और डेरे की तरफ ले गया। अल्लाह तुझे पूछे मुंशी, ये तूने क्या करवा दिया मुझसे? मुझे पता होता तो कभी तेरा साथ नहीं देती। उसने चिल्लाते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा चूंकि बाहर से बंद था इसलिए खुल नहीं रहा था। उसने कमरे में खड़ी रखी लकड़ी की कुर्सी उठाई और ज़ोर से दरवाजे पर मारी। ज़ोरदार ज़रब पड़ने पर पुराने तर्ज का बना हुआ दरवाज़ा पड़ने वाली ज़रब को बर्दाश्त न कर सका और टूट गया। वो जल्दी बाहर निकली। दरवाजे पर खड़े खानज़ादा के मुलाजिम को देखकर उसके पास आई। कहाँ लेकर गया है मुंशी बीबी को? मुझे नहीं पता, तू घर जा। मुंशी ने मना किया है कि तुझे निकलने न दूँ। तुझ में अगर खुदा का खौफ है तो ज़मीन के फिर ओनों में अपना नाम नहीं लिखवा। तेरे घर में भी तेरी बेटी रहती है, खुदा के कहर से डर। सईदन की बातों ने उस पर असर किया था। उसने सईदन को सारी हकीकत बताई, जिसे सुनकर सईदन ने अपने सीने पर दोनों हाथ धरे। अल्लाह की मार पड़े मुंशी, तुझे मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अल्लाह को? नहीं नहीं, अब मैं मर भी जाऊं, मुझे उनकी इज्जत बचानी है। सईदन बदहवास होकर मलक हवेली भागी। लाउंज में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगी। उसकी चीखों पुकार सुनकर मलिक नवाज और रब नवाज दोनों कमरों से बाहर आए। ये चीखों पुकार क्यों मचाई हुई है? मलिक नवाज ने चिढ़ते हुए पूछा। सईदन रोते हुए उनके कदमों में गिर गई। दूर हो, ये क्या कर रही हो? हुआ क्या है? वो बड़े साहब, नगीन बीबी को बचा लें। क्या कह रही हो? सही से बताओ। साहब जी, नगीन बीबी को यासर ने अगवा करवा लिया है। ये क्या कह रही हो? होश में तो हो? नवाब मलिक ने धाड़ कर उससे पूछा। उसने सारा माजरा उन्हें कह सुनाया। सबको वहाँ पर साम सूंघ गया था। नमक हराम जिस खाली थाली में खाया उसे में छेद कर दिया। मलिक नवाज ने जोरदार थप्पड़ मारा। वो दूर जाकर गिरी। बाबा जान, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, आप चले हम मेरे साथ, हम वहीं चलते हैं, इसे बाद में देखेंगे। रब नवाज ने तनफ्फर से सईदन को देखकर बाप को एहसास दिलाया। नहीं, सिर्फ हम जाएंगे, तुम यहीं रहो। पर बाबा। करमदीन, गाड़ी निकालो। नगीन को होश आ गया था। उसे अपना सर भारी लगा। जैसे ही उसे सब याद आया वो खड़ी होगी। अपना दुपट्टा देखना चाहा तो वो नजर न आया। पास पड़ी कुर्सी पर बैठे शख्स को देखकर उसके पाँव से ज़मीन निकल गई। क्या कह रही थी तू मुझे? हाँ, आवारा हूँ मैं। अब तुझे बताऊंगा कि कितना आवारा हूँ। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए। माफ़ कर दूँ? हाँ, यासर किसी को माफ़ नहीं करता। तो तुम मेरे बाबा को नहीं जानते, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, यासर ने उसकी धमकी पर छत पाड़ कह कहा लगाया और उसके करीब आकर ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसकी नक्सीर उसकी नाक से बहने लगी। तुम एक इंतहाई गिरे हुए दरिंदे हो। तुम जैसा घटिया इंसान मेरी नज़र में कीड़े मकोड़े से भी गया गुजरा है। उसके अल्फाज जल्दी पर तेल का काम कर गए। वो इस पर वहशियों की तरह झपटा। उसकी सिसकियाँ, आहें, चीहो पुकार ने आसमान को हिला दिया, लेकिन उसकी शैतानियत को नहीं रोक सकी थी। सफाकियत की इंतहा थी, इंतहा। अपनी हवस पूरी करके वो फरार हो चुका था। मलिक नवाज हवेली में नगीन के बेहोश वजूद को उठाए दाखिल हुए। ये वाकया पूरे गांव में फैल चुका था। यासर उसी रात मुल्क छोड़कर जा चुका था। जाने से पहले उसने मुंशी आलम को मौत की नींद सुला दिया था और उसकी झोंपड़ी में आग लगवा दी थी। अपने पीछे तमाम सबूत मिटाने की गर्ज से उसने 2 मासूमों को जिंदा जला दिया जो झोंपड़ी में सोए हुए थे, जबकि खुद अपनी हवेली मुलाजमों के हवाले करके अमेरिका चला गया। सुनसान सड़कों पर गाड़ी दोहराते हुए 2 घंटे हो गए थे। दिमाग ठंडा हुआ तो सबसे पहला सहरिश का ख्याल आया तो गाड़ी घर की जानिब रोकती। दिल की एक कोने में एहसास नदामत ने डेरा जमाया हुआ था। हवेली पहुंचकर अपने कमरे का रुख किया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड को टटोला। लाइट खुलते ही पूरा कमरा रोशन हो गया। उसने सामने देखा तो उसे धचका लगा। जिस पोजीशन में उसे छोड़कर गया था वो इतने घंटे उसी जाविये से गिरी हुई थी। बालों ने उसके चेहरे को छुपाया हुआ था। वो दौड़कर आगे बढ़ा और सहरिश को सीधा किया। चेहरे से बाल हटाने पर उसको एक और झटका लगा। नाक से बहकर खून होंठ पर जम गया था। सफ़ेद गाल पर 5 उंगलियों के निशान छपे थे। उसने जल्दी से उसे उठाकर बेड पर डाला और खुद वॉशरूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया। रुई से खून साफ किया और उसे होश में लाने की तदबीर करने लगा। आंख खुलने पर उसने कमरे में नज़र दौड़ाई और जहांगीर को अपने करीब देखकर उठ बैठी। जहांगीर ने उठने में उसकी मदद की थी। उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। शायद पहले होने वाले वाक़ये याद कर रही थी जो जहन से महव हो गया था। जहांगीर तो यही समझा। जहांगीर ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया जिसको उसने नज़रअंदाज कर दिया। एक दफ़ा जहर ही क्यों नहीं दे देते? बार बार जख्म देकर मरहम करने से तो बेहतर है, उसने जहर खान लहजे में जवाब दिया। अब कि वो जहांगीर की साइड से उठकर जाने लगी तो अचानक चक्कर आ गया। जहांगीर उसकी हरकत और सकनात पर नज़र रखे हुए था। उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो कोहनी से पकड़ कर थामा और अपने करीब बिठा दिया।
ہاتھ کی گرفت مضبوط ہونے سے اس کی تکلیف سے آنسو نکل گئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے جہانگیر کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا ہوا ہے؟ کونہی پر دکھاؤ ذرا۔ کیوں نہیں، آپ کی ہی ہوئی مہربانیاں ہیں، دیکھ لیں اور دل خوش کر لیں، سہرش نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے لب بھینج کر اس کے ہاتھ کی آستین کو کوہنیوں سے اوپر کیا۔ جگہ جگہ سے کھال ہٹی ہوئی تھی اور اندر کا گوشت نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اندر ہی اندر کوسا۔ رہنے دیں، اتنی مہربانی بہت ہے آپ کی، اور مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیڈ سے جھٹکے سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی اور جہانگیر کو پچھتاووں نے گھیر لیا۔ تم اپنے گھر جاؤ گی؟ وہ جو کب سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی، کرنٹ کھا کر جہانگیر کے الفاظ کو غور کرنے لگی۔ کیا تم اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ جہانگیر نے شاید اس کے تاثرات بھانپ لیے تھے، جب اس بار اونچی آواز میں بولا۔ گھر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں۔ جہانگیر نے جب جواب میں خاموشی پائی تو دوبارہ بول اٹھا۔ 5 منٹ تک ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ سہرش نے خدشے کے تحت پوچھا۔ بالکل سچ۔ جہانگیر نے اسے یقین دلایا۔ 1 ہفتے تک اسے اپنی کم ہمتی پر غصہ رہا۔ اس کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اس کی تو ساری باتیں ٹھیک تھیں، کہیں نہ کہیں غلطی اسی سے ہو رہی تھی۔ اس نے اس کی سزا ختم کرنے کا سوچ لیا تھا، جس پر اب عمل کر رہا تھا۔ وہ بی بی جان سے آخری دفعہ مل کر گاڑی میں آ بیٹھی، جس میں جہانگیر پہلے ہی موجود تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر گامزن ہو گئی تھی، کسی کو کیا پتا کہ منزل شاید ابھی نہیں تھی۔ گاڑی میں موجود دونوں نفوس اس بات سے بے خبر اپنی اپنی سوچوں میں مگن تھے۔ گاڑی جیسے ہی خانزادہ ہاؤس کے پورچ میں رکی، سہرش اپنی طرف گاڑی کا دروازہ کھول کر جہانگیر کا انتظار کیے بغیر ہی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ جائے یا نہیں۔ جہانگیر جو جانے کے لیے گاڑی ٹرن کرنے لگا تھا، پھر کچھ سوچ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتا ہی کہ اس کے قدم اندر سے آنے والی آوازوں نے باہر ہی روک دیے۔ کیوں آئی ہو اب یہاں ہماری عزت کا جنازہ نکال کر؟ یاسر کی گرجدار آواز نے سہرش کی ساری خوش فہمیوں کے پرزے کر دیے تھے، اور وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل کر اپنے سارے درد مٹائے گی، اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ڈیڈ، اب میری بات سن لے، آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے۔ 6 مہینے تم غائب تھی، اب اچانک تم ہنسی خوشی اتنے دنوں بعد آئی ہو تو میں کیا بات سنوں؟ اب اس کی بات تو سن لیں رابعہ بیگم، سہرش کی امی نے یاسر کو گھور کر کہا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اپنی کلب اور پارٹیز کی فکر کرو۔ رابعہ یاسر سے شادی کر کے لاپرواہ ہو گئی تھی، دولت کی تو ریل پل پہلے ہی تھی، اور شادی کے بعد انہیں گھرداری سے کوئی رغبت نہیں تھی، اس لیے وہ سہرش کو دنیا میں لانے کے بعد اس سے بھی بے پرواہ ہو گئی تھی۔ تمہیں میں نے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا، پھولوں کی طرح سینچ کر بڑھا کیا، اور تم نے کیا دیا بدلے میں؟ ذلت اور رسوائی۔ تو کیا کہتے ہو یاسر خانزادہ، پسند نہیں آئی تمہیں یہ ذلت اور رسوائی؟ عقب سے جہانگیر کی آواز پر وہاں موجود سارے نفوس نے جہانگیر کو دیکھا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آئے؟ ہاں نہیں یاسر خانزادہ، اتنا مت دھاڑو کہ کہیں تم سے بولا ہی نہ جائے۔ رابعہ بیگم سہرش کو ہونکوں کی طرح سامنے کھڑے دونوں شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تم پاکستان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے اور اپنے پیچھے تمام ثبوت مٹا کر اپنے آپ کو بچا لو گے؟ تو بہت غلط سوچ ہے تمہاری۔ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، پر اللہ کو کیسے دو گے؟ بولو، کسی کی عزت کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر تم خود عیش کی زندگی بسر کرو گے؟ یاسر کے تم مانو کاٹو تو لہو نہیں، چہرہ لٹھے کے مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کون ہو تم؟ جہانگیر رب نواز، ملک نواز کا پوتا، نگین کا بھتیجا۔ کیا نگین کا بھتیجا؟ ہاں، کیوں یاد آیا کچھ؟ تم کیا سمجھتے تھے تم گناہ کرو گے اور چھپا لو گے؟ تم شاید اس ذات کو بھول گئے تھے جو علیم و خبیر ہے، اس کے انصاف سے کیسے بچ پاؤ گے؟ میں نے تمہاری بیٹی کو اغوا کروایا تھا، اور چاہتا تھا تو اس کی عزت بھی پامال کر دیتا، لیکن تم جیسا بھیڑیا نہیں ہوں۔ تمہاری بیٹی آج بھی ویسی ہی ہے جیسے اغوا ہونے سے پہلے تھی۔ ہاں البتہ اب وہ میرے نکاح میں ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں اسے آزاد کر دوں گا۔ زندگی بھر وہ میرے نام سے جڑی رہے گی اور تمہاری دہلیز پر پڑی رہے گی، اور تم اسے دیکھ دیکھ کر روز جیو گے، روز مرو گے۔ ہوتے کون ہو تم مجھے سزا دینے والے؟ ہاں بولو، تم خدا ہو؟ کیا ہو تم؟ اپنے آپ کو ہر الزام سے بری ذمہ کر کے تم بچ نہیں سکتے۔ میرے باپ نے کمینگی دکھائی تو تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ تم بھی میرے باپ کے ساتھ برابر کے ذمہ دار ہو۔ آئے بڑے شریف۔ سہرش جو کب سے اپنے باپ کی عیاشی کا قصہ سن رہی تھی، جہانگیر کو اپنی خود ساختہ حمایت کرنے پر تل ملا گئی اور جہانگیر کے کرتے کا کالر پکڑ لیا۔ بند کرو اپنی بکواس۔
जहांगीर सहरिश के अल्फाज पर आग बगोला हो गया और सहरिश के दोनों हाथों को झटका। क्यों, बुरा लगा? सहरिश ने तमस्खुर से देखते हुए कहा, तुम मर्द हमेशा अपने इंतकाम की आग औरत के ज़रिए निकाल कर अपनी मर्दानगी समझते हो। थू है तुम जैसे मर्दों पर। और तुम कितना मुझे तरपाओगे? दिल को ठंडक होती होगी ना औरत की कम हिम्मती पर अपनी मर्दानगी जिताकर। नफ़रत है मुझे अपने बाप समेत तुम जैसे मर्दों से, नफ़रत है, नफ़रत। सहरिश के गले में चिल्लाते चिल्लाते खराशें पड़ चुकी थीं और साथ आंसू रवा थे। सहरिश मुड़ी और झटके से खानज़दा हाउस से निकलती चली गई। अपने पीछे आवाज़ों की परवाह किए बगैर पैदल चलती हुई सड़क तक आ गई। उसे तो होश ही नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो ख्यालों से वापस आई। मुड़कर देखा तो जहांगीर गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा दिए। क्या मसला है? चलो गाड़ी में चलकर बैठो। जहांगीर गाड़ी में से निकलकर उसके सामने खड़ा होकर झुंझलाकर उसे देख बैठने को कहा। क्यों, फिर मेरा तमाशा बनाना बाकी है? सहरिश ने जहरखंद लहजे में पूछा। जहांगीर ने उसका बाजू पकड़ा और खींचते हुए गाड़ी की तरफ लाया और सीट पर धकेल कर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके खुद गाड़ी में आ बैठा। गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम क्यों लाए हो मुझे गाड़ी में? नहीं जाऊंगी मैं घर, कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझ पर और हुक्मरानी नहीं कर सकते। छोड़ो मेरा हाथ। जहांगीर उसे खींचता हुआ गाड़ी में बिठाकर गाड़ी के दरवाज़ों को लॉक किया। जब कोशिशों से भी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला तो सहरिश ने उसे खूनखार नज़रों से घूरा। सहरिश बीबी, शायद आप भूल रही हैं, आप मेरे निकाह में हैं। बहुत जल्द इस कागजी बंधन को भी मैं तोड़ दूंगी। तुम क्या समझते हो तुम्हारे साथ हंसी खुशी इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारूंगी? तो भूल है तुम्हारी। उसकी बात पर जहांगीर की दिमाग की रगें तन गई। गुस्से से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा। भूल जाओ तुम कि मैं कभी इस बंधन से आज़ाद करूंगा और आंदा ये बकवास ना सुनो। वो से तनबीह करके अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर लगा चुका था। जंगली नहीं तो, सहरिश ने घूर कर बुड़बुड़ाते हुए कहा और खिड़की की जानिब मुंह करके आंसू पीने लगी। 4 साल बाद यासिर खानज़ादा पाकिस्तान वापस आया। हवेली मुलाजमों के हाथों में आकर तबाह हो गई थी। सबसे पहले उसने तमाम पुराने मुलाजमों को छुट्टी की और सब समेट कर शहर आ गया। वहाँ उसने आलिया बेगम से शादी की। यूँ शोहरत की ज़िंदगी बसर करने लगा। वहीं उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। शादी के 1 साल बाद उसके यहाँ सहरिश की पैदाइश हुई। सहरिश की देखभाल के लिए नौकरों की लाइन लगा दी थी। स्कूल भी वो प्रोटोकॉल के साथ जाती थी। यहाँ यासिर उसे बाहर ले जाता। आज़ादी से आने जाने की उसे परमिशन नहीं थी। यूँ उसने लड़कपन में कदम रखा। डैड, जाने देना, आप मुझे कहीं जाने नहीं देते। सहरिश मार्केट जाने के लिए यासिर को मना रही थी, लेकिन उसके दिल में खौफ था जिसकी बिना पर वो सहरिश को निकलने नहीं देता था। मेरी जान, आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। अभी आप छोटी हो, नहीं समझोगी। नहीं डैड, आज आप बता ही दें, क्यों आप मुझे बाहर नहीं जाने देते? सहरिश ने ज़िद्दी लहजे में पूछा। हर बात बताने की नहीं होती, जाओ अपने रूम में। आपके यासर ने सख्ती से डांटा तो वो मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। दोपहर से रात हो गई थी। वो मुसलसल अपने कमरे में बंद थी। मुलाजमा 2-3 दफ़ा खाने की टेबल पर बुलाने आई, लेकिन वो ना आई तो आखिरकार यासर को उसकी ज़िद के आगे घुटने टेकने पड़े। अभी वो मार्केट से निकल ही रही थी कि एक वैन उसके पास आकर रुकी और देखते ही देखते सहरिश को गायब होने में टाइम नहीं लगा। जिस तेज़ी से वैन उसकी तरफ आई थी, उसी तरह बर्क रफ्तारी से धूल उड़ाती हुई निकल गई। वो लोग जो अपने काम में मसरूफ़ थे वैसे ही रहे। किसी को कुछ खबर नहीं। जीता जाता जागता इंसान वहाँ से गायब हो गया। सहरिश को 5 महीने हो गए थे जब से उसे बाप की कबीनगी का पता चला था। उसे मर्जात से नफरत हो गई थी। वो मलिक हवेली आ तो गई थी, लेकिन गुमसुम रहती थी, न किसी से बात करती और ना जहांगीर से लड़ती थी। घंटों एक ही जाविये में बैठी रहती। खाना दो तो खा लेती, ना दो तो भूखी रहती। जहांगीर ने कई दफ़ा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में खामोशी ही मिलती। 1-2 दफ़ा तो बीजान ने भी बुलवाया, लेकिन वो टस से मस न हुई। बीजान फालिज की मरीज़ा थी। जब उन्हें रब नवाज के खुदकुशी करने की इतला मिली तो वो अपने पाँव पर खड़ी न रह सकी और गिरने और सदमे की वजह से उन पर फालिज का अटैक हुआ था। रब नवाज को कत्ल करके खुदकुशी का नाम देने वाला भी यासिर का एक नौकर था। वो वाशरूम से बाहर निकली तो सामने सोफे पर जहांगीर को बैठे हुए देखा तो अपने दुपट्टे की तलाश में बेड पर आई और दुपट्टा ओढ़कर खुद जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। मुझे तुमसे बात करनी है, यहाँ आओ। जहांगीर ने उसे खड़ा देखकर उसे अपने पास आने का कहा। सहरिश ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सुना ही ना हो। देखो, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे सख्ती से बात करूं। सहरिश पर खातर खा असर हुआ और वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड पर टिक गई। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, जहांगीर ने सर झुकाते हुए बताया। सहरिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया जैसे खून ही ना हो। जहांगीर ने ठटक कर उसे देखा। जहांगीर उठकर उसके पास आया और उसे शानों से पकड़कर हिलाया। सहरिश के लंबे लंबे कहकों से पूरा कमरा गूंज रहा था। जहांगीर ने उसकी आंखों में झांका जहां वीरानी छाई हुई थी। सहरिश, सहरिश क्यों हंस रही हो?
آپ کے اس کے کہے بلند ہونے لگے۔ جہانگیر کو وہ کوئی دیوانی لگی جو اپنا سب کچھ لٹا ہی ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جہانگیر نے دھاڑ کر اسے جھٹکا۔ ہاں ہاں ہو گئی ہوں پاگل۔ سنا تم نے؟ میں پاگل ہو گئی ہوں؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا۔ تم نے لے لیا اپنا بدلہ، اپنی پھوپھو کی تباہی کا بدلہ تم نے مجھ سے لے لیا۔ میرا باپ مر گیا اور مجھ بد نصیب کو دیکھو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ کیا قصور تھا میرا؟ بتاؤ مجھے، کیا قصور تھا میرا؟ اس کے آنسو آنکھوں سے روا تھے، آواز میں سختی تھی۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا حویلی کے ایک کمرے میں لایا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جہانگیر نے لائٹ جلائی۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا لیکن سادہ تھا۔ کونے پر جائے نماز پر ایک خاتون تسبیح پڑھ رہی تھی۔ لائٹ جلنے پر اس خاتون کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور آنکھیں بمشکل کھلنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کا کیا قصور تھا؟ بولو، کیا قصور تھا ان کا؟ تمہارا باپ تو چلا گیا اس دنیا سے، لیکن ان کے انصاف کا کیا؟ بولو۔ سہرش رونا بھول کر پھٹی آنکھوں سے نگین کو دیکھ رہی تھی۔ نور ہی نور تھا ان کے چہرے پر، صاف شفاف چہرہ چادر کے احاطے میں کسی چاند کی مانند لگ رہا تھا۔ جہانگیر، کون ہے یہ؟ کس کو تم میرے کمرے میں لائے ہو؟ نگین کی آواز میں لرزاہٹ تھی، اس کے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کا پتہ دے رہی تھی۔ نگین کی آواز پر سہرش کا سکتہ ٹوٹا اور وہ جا کر نگین کے گھٹنوں میں بیٹھ کر اور زور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا بیٹا؟ کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ میں وہ ہوں جس کو آپ کے بھتیجے نے آپ کے ساتھ ہو جانے والے ظلم کا بدلہ مجھ سے لیا۔ آپ میں اور مجھ میں فرق اتنا ہے کہ آپ کے جسم اور روح پر داغ ہے جبکہ میری روح پر داغ لگا ہے۔ ہم دونوں چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم دونوں کے قصوروار مرد ہی ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کون ہو تم؟ میں یاسر خانزادہ کی بد نصیب بیٹی ہوں۔ سہرش نے روتے ہوئے سر جھکا لیا جیسے سارا جرم اسی کا ہو۔ سالوں پہلے حویلی میں جو قیامت گزری تھی، شاید اس کے انصاف کا دن آج تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے اپنے مجرم کی بیٹی کو جھکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی التجائیں، سسکیاں، رونا سب ایک فلم کی طرح ان کے ذہن میں آ گیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ روئے یا ہنسے۔ سالوں پہلے دیے جانے والا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ ان کے اب بے آواز آنسو بہہ رہے تھے۔ اس لڑکی کو روتا اور سسکتا ہوا دیکھ کر انہیں اپنا سسکنا یاد آ گیا۔ وہ بھی تو ایسے ہی یاسر کی منت سماجت کر رہی تھی۔ جہانگیر سامنے کھڑا ان کو یاسر لگا جو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ قریب مت آنا، تم نے میری زندگی تو برباد کر دی لیکن میں اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ نگین ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ در و دیوار اس کی چیخ سے لرز اٹھے۔ جہانگیر جہاں تھا وہیں برف ہو گیا۔ اسے زمین و آسمان گھومتے ہوئے نظر آنے لگے، کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا۔ نگین نے سہرش کو اپنی آغوش میں کسی ننھی سی جان کی طرح سمو لیا تھا، جیسے ماں اپنے بچہ چھین جانے کے ڈر سے اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ نگین کو اتنے سال تک کسی ملازم نے ان کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اب ان کی چیخ سن کر بی جان ویل چیئر پر نگین کے کمرے میں آئی۔ نگین نے بی جان کو دیکھا تو سہرش کو لیے لپک کر ان کے پاس آ گئی۔ بی جان، نہیں نگین اسی بھیانک دن میں چلی گئی تھی۔ سہرش کو اپنا بچہ سمجھ کر چھپایا ہوا تھا اور وہ ہرمونکوں کی طرح انہیں کبھی جہانگیر کو دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ نہیں، نگین کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بی جان نے اشارے سے جہانگیر کو جانے کو کہا۔ نگین کو ایک ہفتہ لگا تھا واپس زندگی میں لوٹنے کا اور اس ایک ہفتے میں دو نفوس کو اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ نگین تو واپس آ گئی تھی لیکن ان دونوں کو واپس آنے میں شاید ابھی وقت تھا۔ سہرش کو اپنے باپ سے نفرت سے محسوس ہوئی تھی کہ اس کی ہوس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو زندگی جینے والی ہنسمکھ کلیوں جیسی نگین کو رون دیا تھا، جینے کی رمق کو فنا کر دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر کہے، کیا قصور تھا اس کا؟ میرا؟ جہانگیر تو اس دن کے بعد سے گھر ہی نہیں آیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لے۔ اسے نگین کی آنکھوں کی وحشت، ڈر، خوف، نفرت بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ بی جان کے 1000 بار بلانے پر وہ آ گیا تھا اور خود بی جان کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ بی جان کے سمجھانے پر وہ آج ہمت کرتا ہوا نگین کے روم میں موجود تھا۔ نگین کے آنسو روا تھے اور مسلے پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے میں لگی ہوئی تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے۔ ابھی کچھ وہ کہتا کہ پڑنے والے تھپڑ سے اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ افسوس ہوا ہے مجھے تم پر جہانگیر، بھیا نے تمہیں یہی سکھایا تھا۔ جہانگیر سر جھکائے انہیں پہلی دفعہ سن رہا تھا، ورنہ وہ اس کی باتوں کا جواب اشاروں میں ہی دیتی تھی۔ تم میں اور یاسر میں کوئی فرق نہیں رہا، اب جاؤ تم یہاں سے، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ جہانگیر الٹے قدموں ہی واپس لوٹ گیا اور کمرے میں سہرش کی دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ نگین اس واقعے کے بعد چلتی پھرتی لاش بن گئی تھی۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتی اور کبھی چیخوں سے پوری حویلی گونجتی۔ ایسے میں ان کو سنبھالنے والا وہ ناسمجھ جہانگیر تھا جس نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے دادا اور باپ کو لہر میں اتارا تھا۔ جہاں چھوٹی عمر میں اس کے ناتواں کندھوں پر ذمہ داری عائد ہو گئی، وہیں اس کے کچے ذہن میں یاسر خانزادہ کی طرف سے نفرت پنپ رہی تھی
और इसी नफरत और गैरत ने उसे जहांगीर से यासर बना दिया था। जहांगीर को अपने आप से नफरत होने लगी थी। उसे ये बात ही अंदर अंदर मार रही थी कि उसकी पुप्पो ने उसे यासिर से तशबीह थी। उसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे। आंखें जैसे खुश्क हो गई थीं, आंसुओं ने भी साथ छोड़ दिया। हर वक्त रोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। आंखें रो रो कर सुर्ख हो गई थी। बाप जैसा भी था तो बाप ही। उसका गम सहरिश को अंदर ही अंदर मार रहा था। कभी ना सही बाप के कुछ ना सही बाप के जनाजे को ही देख लेती। जहांगीर कमरे में आया तो रोज़ की तरह आज भी वो हनूज उसी हालत में बैठी थी। रोज़ की तरह आज भी उसके अंदर मलाल ने गिरा जमा लिया था, लेकिन आज जहांगीर ने सहरिश से बात करने का तहैया कर लिया था। क्यों रो रो कर खुद को हलकान कर रही हो? देखो, जब इंसान के पास अपनी मर्जी और पसंद का इख्तियार बाकी न रहे तो खुद को हालात और तकदीर के सुपुर्द करके बेफिक्र हो जाना चाहिए। उसके अंदाज में अपनायत थी, मोहब्बत थी। वो उसका ध्यान बटाना चाह रहा था, लेकिन यह मोहब्बत सहरिश को ख्वार बन कर चुभी। वो उसकी शक्ल देखने की बेरवादार नहीं थी। उसकी बात उसे पतंगे लगा गई। बंद करो अपनी बकवास, तुम सब मर्दों से नफरत है मुझे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। सहरिश पर जुनून सवार हो गया। जहांगीर को उसकी इस कैफियत से घबराहट तो हुई, लेकिन वो भी अटल फैसला करके आया था। तुम भूल क्यों नहीं जाती हो सब तल्ख हकीकत को? तुम समझौता भी तो कर सकती हो सहरिश। जिंदगी हर बार तुम्हारी मनपसंद सौगात तुम्हारी झोली में नहीं डालेगी। खुश फहमियों का दायरा इतना वसी न करो कि मायूसी का सामना करना पड़े। तुम क्या समझते हो तुम्हारे इन बहलावों में आकर मैं तुम्हारी की जाने वाली हर ज्यादती भूल जाऊंगी? सहरिश जहर में बुझे तीर जहांगीर की जानिब फेंक कर रुख मोड़ गई, जबकि जहांगीर को हर बार की तरह इस बार भी मायूसी का सामना करना पड़ा। जिस्म पर लगे घाव तो भर जाते हैं, लेकिन रूह पर लगने वाले ताउम्र रहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता हर हर आन में से खून रिस रिस कर नासूर बन जाता है। सहरिश भी इन्हीं घाव के से घायल हो गई थी। वक्त गुजरता रहा, अपने सामने आती हर चीज़ को रोनता हुआ, सैलाब के पानी की तरह जो कि बढ़ता चला जाता है, और ये नहीं देखता कि उसकी जद में कितनी लहलहाती फसलें आती हैं, कितने मकानों को ढा देता है। बस उसे तो आगे बढ़ने से मतलब होता है। सहरिश ने भी वक्त के साथ जीना सीख लिया था। वक्त की एक बात अच्छी होती है, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। अब सहरिश कमरे में बंद नहीं रहती थी, बल्कि उसका ज़्यादातर वक्त नगीन या बीजान के साथ गुजरने लगा। जहांगीर के भी छोटे मोटे काम करने लगी थी। जहांगीर को गोना सुकून का एहसास हुआ कि उसकी मेहनत ज़्यादा नहीं तो कम रंग तो लाई। जहांगीर को अपने और उसके माबीन होने वाले रिश्ते का एहसास होता था, लेकिन वो सहरिश को फ़िलहाल किसी भी रिश्ते की नौयत समझाने की पोजीशन में नहीं था। अंधियों ने तोड़ दी है दरख्तों की टहनियाँ, कैसे कटेगी रात, परिंदे उदास हैं। दिसंबर के अवाइल दिन थे। सारा दिन सर्द हवाएं चलती रही थीं। फिजा में तैरता कोहरा मौसम की शिद्दतों का गवाह था। इसी हिसाब से सर्द और बर्फीली थी। बाहर हवाओं के झक्कर चल रहे थे। यख बस्ता हवाएं दरख्तों के पत्तों को बिथराई देती थीं। बेड पर कंफर्टर ओढ़े सुखरी सिमटी लेटी थी, लेकिन जिस्म ठंडक के बाइस अकड़ा हुआ था। उसने आंखों से बाजू हटा के देखा। आतिशदान रोशन था और कमरे में मौजूद मलगजे अंधेरे में नारंगी रोशनी का आतिशी सा ख्वाबनाक तासुर मालूम हो रहा था। जहांगीर को कमरे में आते देखकर सहरिश ने कंफर्टर मुंह तक खींच लिया। अभी तक खफा हो मुझसे? जहांगीर ने उसके बराबर में बैठते हुए उसके सफ़ेद मोमी हाथों को थाम लिया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे वैसों से खफा होने की। सहरिश ने नहायत तनफुर से उसका हाथ झटका। कोई तो ऐसा दिन भी आएगा इन बेकल दिनों में जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराओगी। जहांगीर ने उम्मीद नजरों से उसे तका। हसरत ही रह जाएंगी इंशाल्लाह। वो इतना चिड़ी थी कि बेसाख्ता चीख पड़ी। बीजान के समझाने का ही असर था कि वो दोनों मुश्तरका कमरे में क़याम पजीर थे। यूं भी सहरिश ने समझौता करना सीख लिया था। आज बड़े दिन बाद जहांगीर और सहरिश बीजान के रूम में एक साथ मौजूद थे। हल्की फुल्की गपशप के साथ चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आसमान पर काली घटाओं ने डेरा जमाया हुआ था। ठंडी ठंडी हवा खिड़की से आते हुए भली लग रही थी। जहांगीर, हमने सोचा है क्यों ना अब तुम वलीमा कर लो, कुछ रिश्तेदारों को बुलवा लूँ। अब इस रिश्ते की हकीकत सबको बता देनी चाहिए। बीजान की बात पर जहांगीर ने मानी खेजी से सहरिश को देखा, जो शायद कहीं और ही गुम थी। ये उसकी नज़रों की तपिश ही थी जो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आई, और जहांगीर को अपनी तरफ देखता पाकर नज़रों का जाविया बदल दिया। जवाब नहीं दिया तुम दोनों ने मेरी बात का? आपके बीजान ने ऐनक आंखों के ऐन सामने करके दोनों को गौर से देखा, जैसे उनके तासुरात नोट कर रही हूँ। जी जी बिल्कुल बीजान, जैसा आप मुनासिब समझे हम राज़ी हैं। जहांगीर ने गड़बड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ सब जानती हूँ मैं, निकाह तो मुझसे पूछकर ही किया था ना, आया बड़ा। बीजान ने तंजिया अंदाज में जहांगीर को एक धप लगाई।
جس کا نکاح تھا اس سے نہیں پوچھا گیا تو آپ تو پھر بہت دور ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سہرش نے تنفر سے کہا اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ جہانگیر نے ندامت سے سر جھکا دیا تھا۔ بی جان ابھی تک سہرش کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ بیٹا، کتنے خراب ہو گئے ہیں تمہارے بال؟ ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت لمبے، لیکن اگر خیال نہیں کرو گی تو اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ آج بی جان سہرش کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ بی جان آپ بہت اچھی ہیں، اتنا خیال تو میری سگی ماں نے میرا نہیں رکھا جتنا آپ رکھ رہی ہیں۔ آپ نہ ہوتی تو شاید میں کب کی مر جاتی۔ نہ بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جہانگیر جو اپنی دھن میں انگلی میں گاڑی کی چابی گھماتا ہوا اندر آ رہا تھا، سہرش کو بی جان کے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بی جان، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں کہ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ جہانگیر نے دل ہی دل میں سہرش کے لمبے اور گھنے بالوں کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں کیوں بھولوں گی، تمہارے پاس ہی ٹائم نہیں، اپنی ماں کا حال احوال پوچھ لو۔ بی جان نے جہانگیر پر چڑھائی کر دی۔ سہرش کی دبی دبی ہنسی دیکھ کر جہانگیر کا منہ بن گیا اور کھسیانے لگا۔ آپ کو پتا تو ہے میں کتنا بزی رہتا ہوں، پھر بھی آپ مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ جہانگیر کے لہجے میں خفگی کا عنصر شامل تھا۔ سہرش اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تو جہانگیر نے اس کی جگہ سنبھال لی۔ ہاں، میرا بچہ بہت محنتی ہے، کم عمر میں ہی نازک کندھوں پر بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ تجھے دو جگ کی خوشیاں دے، آمین۔ بی جان نے ممتا بھرے لہجے میں کہتے ہوئے جہانگیر کا ماتھا چوم لیا۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی تھی؟ جہانگیر نے اسے آئینے کے سامنے کھڑے پا کر کہا۔ کیوں، اس پر بھی پابندی ہے؟ آئینے میں نظر آنے والے جہانگیر کے عکس کو گھورا اور اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی کہ جہانگیر نے اس کی کلائی تھام لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ چھوڑو میرا۔ بدتمیزی ہی سمجھ لو، میں تو نہیں چھوڑنے والا، کر لو جو کرنا ہے۔ جہانگیر نے ڈٹائی سے اس کی چمکدار آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کچھ زیادہ ہی اپنی لمٹ کراس کرنے نہیں لگے ہو؟ میں کہتی ہوں ہاتھ چھوڑو۔ نہ، تم نہیں، آپ۔ جہانگیر نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی۔ سہرش نے زور لگا کر اپنی کلائی چھڑائی اور دونوں ہاتھوں کا دباؤ اس کے سینے پر ڈال کر دور دھکیلا اور خود واش روم میں گھس گئی۔ جہانگیر نے غصے میں زوردار ٹھوکر ٹیبل کو ماری اور کمرے سے چلا گیا۔ وہ ہر دفعہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا۔ جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو بیتے دنوں کی کہانی یاد آ جاتی۔ اس کی آنکھوں میں درد آج بھی ہلکورے لیتا تھا۔ اس نے وقت کے ساتھ چلنا تو سیکھ لیا تھا، لیکن گزرے وقتوں کی اذیت کو نہیں بھلا سکی تھی، اور وہ درد پڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ درد دینے والا ہی تھا، لیکن مجبور۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلی تو ملازمہ اسے بی جان کا پیغام دے کر چلی گئی اور کمرے کی حالت پر غور کرنے لگی جو جہانگیر کر گیا تھا۔ اور تو کوئی کام نہیں، بس ہر چیز کو اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں، لیکن میں کوئی چیز نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرہ سمیٹنے لگی۔ دھیان کہیں اور ہونے کی وجہ سے میز کا ٹوٹنے والا شیشہ اس کی ہتھیلی پر لگ گیا تھا۔ اوف! تکلیف سے اس کے آنسو نکل گئے۔ جہانگیر پلٹ کر کمرے میں آنے لگا تھا۔ سہرش کو اپنا ہاتھ پکڑتے روتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ یہ کیا کر لیا، دکھاؤ ادھر۔ سہرش نے چپ چاپ اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ جہانگیر اس کی پٹی کر کے اپنی فائل اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ میں اس شخص کو اتنا نفرت سے دھتکارتی ہوں، پھر بھی ہر دفعہ تکلیف میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے تو وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا، جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار سہرش نے جہانگیر کے لیے مثبت سوچا تھا۔ یہ شاید جہانگیر کی خلوص لگن تھی جو سہرش کی نفرت کو کم کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت ہوئی کہ وہ واقعی جہانگیر کے لیے مثبت سوچ رہی تھی، تو کیا اس کو جہانگیر سے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو جہانگیر اس کے انتظار میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ ایئر لائن فراک، چوڑی دار پاجامہ میں اس پر ہلکا میک اپ کیے وہ گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے اسے کبھی اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا، وہ تو بغیر میک اپ میں بھی حسین لگتی تھی۔ اب تو حسن دو آتشا ہو گیا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے تکے جا رہا تھا۔ جہانگیر کی گرم نظروں سے اس کا چہرہ سرخی مائل ہو گیا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی تو گھبرا کر بولی، چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ ہاں چلو۔ وہ گڑبڑایا اور گاڑی کی جانب چلا گیا۔ سہرش اس کے پیچھے قدم ملاتی ہوئی چل دی۔ بی جان نے ہی اسے بتایا تھا کہ جہانگیر کے ایک دوست کا ولیمہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ بزنس میں ڈیل بھی کر چکا تھا، تو بی جان نے اسے جہانگیر کے ساتھ جانے کا کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، جہانگیر نے سامنے مرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سہرش نے منہ کھڑکی کی جانب موڑ لیا۔ گاڑی سگنل پر رکتے ہی ایک بچہ ہاتھوں میں گجرے لیے گاڑی کے قریب آیا۔ صاحب جی یہ گجرے لے لو، بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں بہت اچھے لگیں گے، لے لو صاحب جی۔ جہانگیر نے اس بچے سے گجرے لیے اور 5-5 ہزار کے کئی نوٹ اس بچے کو تھما دیے۔ صاحب جی یہ اتنے کے نہیں ہیں۔ بچے نے گھبراتے ہوئے پیسے واپس کرنے چاہے، لیکن جہانگیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور سگنل کھلتے ہی گاڑی بھگا لی۔
یہ سب سہرش نے بھی دیکھا تھا، اس کے دل نے اس بات کو سراہا تھا۔ واقعی یہ بندہ حساس دل بھی رکھتا ہے۔ جہانگیر نے اس کی گود میں گجرے رکھ دیے۔ میں اس کا کیا کروں؟ سہرش نے سوالیہ آنکھوں سے پوچھا۔ چاہو تو پھینک دو، چاہو تو پہن لو، جہانگیر نے بے نیازی سے کہتے ہوئے موڑ کاٹا تھا۔ سہرش نے گجرے اٹھا کر ہاتھوں میں پہن لیے۔ جہانگیر کی زیرک نگاہوں نے یہ منظر دیکھا اور دل کو گونا ایک سکون محسوس ہوا تھا۔ ولیمے میں سارے جہانگیر کے بزنس کے ورکر آئے ہوئے تھے۔ سہرش تو ٹیبل پر آ گئی تھی جبکہ جہانگیر اپنے کولیگز کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ وہاں آ کر سہرش کو بہت بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ جب ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی ایک منظر پر ٹک گئی۔ جہانگیر کسی لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور وہ لڑکی کبھی اس کا ہاتھ پکڑتی تو کبھی ڈھٹائی سے کندھے پر ہاتھ رکھتی۔ اس منظر نے سحر کے دل میں ہلچل مچا دی۔ اسے نہیں پتا کب اس نے کھانا کھایا اور کب گھر آئی، بس وہ ایک منظر اس کے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے بے دردی سے پہنے ہوئے گجروں کو نوچ کر اتارا۔ جہانگیر اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ دور رہو مجھ سے گھٹیا آدمی۔ سہرش نے اس کے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا اور بیڈ پر جا کر ٹک گئی۔ اب اپنی چوڑیوں کو اتار اتار کر بیڈ پر پھیلا رہی تھی۔ جہانگیر پہلے تو حیران ہوا اس کے انداز پر، پھر استہزائیہ انداز میں گویا ہوا۔ کیا ہوا؟ ان چوڑیوں کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ سہرش نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا۔ جہانگیر نے اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور واش روم میں گھس گیا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیچھے سہرش کوڑتی رہی۔ پھوپھو، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ نگین نے اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ جہانگیر ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے پھوپھو، جب میں نے ابار بابا کو لحد میں اتارا تھا، جب مجھ پر کیا قیامت گزری تھی، جب سے مجھے یاسر سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی جیتی جاتی زندگی کو برباد کر دیا۔ کچے ذہن میں جو نفرت پنپ رہی تھی تو اس کا انجام بھی تو نکلنا تھا نا۔ لیکن پھوپھو، میں نے سہرش کو اپنی عزت بنایا ہے۔ میری دشمنی اس سے نہیں، اس کے باپ سے ہے، اور میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا۔ جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے نگین کے بالکل قریب بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ آنسو تو نگین کے بھی بہہ رہے تھے۔ آج اس سیلاب کا دونوں کی آنکھوں سے گزر جانا ہی بہتر تھا۔ یہ کہاں لے جا رہی ہو؟ جہانگیر نے ملازموں کو ناشتے کے لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے اپنے روم کی جانب جاتا دیکھا تو پوچھ لیا، وہ صاحب جی، بی بی جی صبح ناشتے پہ نہیں آئی تھی تو میں یہ ان کے لیے لے جا رہی ہوں۔ لاؤ یہ مجھے دو اور تم جاؤ۔ جہانگیر نے ملازمہ سے ٹرے لی اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سہرش آڑی ترچھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو ٹرے لیے اندر آتے دیکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور کندھوں پر دوپٹہ پھیلایا، بالوں کو سمیٹ کر جورے کی شکل دی۔ جہانگیر صوفے پہ بیٹھ کر اسے فرصت سے تک رہا تھا، جیسے اس کے سوا کوئی کام ہی نہ ہو۔ یہ ابھی تک گیا نہیں کیا؟ سہرش نے ٹیڑھی نگاہ کر کے جہانگیر کو دیکھا اور بڑبڑانے لگی۔ تم آج ناشتے کے لیے نیچے کیوں نہیں آئی؟ میری مرضی، آپ کو بتانے کی پابند نہیں ہوں۔ جہانگیر کو اس کے طراق سے جواب دینے پر غصہ تو بہت آیا، لیکن برداشت کر گیا۔ منہ دھو کر آؤ اور ناشتہ کرو، جاؤ۔ جہانگیر نے سنجیدہ آواز میں کہا تو سہرش چون چرا کیے بغیر باتھ روم میں گھس گئی۔ ریڈی ہو جاؤ، آج ہم آؤٹنگ پر جائیں گے اور شاپنگ بھی کریں گے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد جہانگیر نے آگے کا پلان سہرش کے گوش گزار کیا۔ سہرش سالوں پہلے اس لمحے میں چلی گئی تھی جب یہ لفظ یاسر نے بھی اسے کہے تھے۔ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے جب وہ کتنا خوش ہوئی تھی، اور اب اسے کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہانگیر جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی جانب کیا۔ کیا ہوا؟ سہرش نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی، سہرش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں جتنا تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہا ہوں اتنی ہی سر پر چڑھ رہی ہو۔ میں اب اور برداشت نہیں کروں گا، سن لو تم۔ جہانگیر کی اب برداشت ختم ہو گئی تھی۔ وہ جتنا اسے نرمی سے بات کرتا وہ اتنا ہی ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ تو کس نے کہا ہے برداشت کرو؟ خود ہی پیچھے پڑے رہتے ہو میرے، جان عذاب میں آ گئی ہے میری۔ یہاں پر جہانگیر کی برداشت ختم ہو گئی۔ جہانگیر نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، جسے وہ لڑکھڑا گئی لیکن پھر سنبھل گئی تھی۔ یہ تمہاری زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا، اس کو کنٹرول کرو ورنہ مجھے کاٹنی بھی آتی ہے۔ جہانگیر کی رگیں تن گئی تھیں، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ سہرش گال پر ہاتھ رکھے اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم مردوں کو اور آتا ہی کیا ہے سوائے عورتوں کو مارنے کے؟ باہر میں جاؤ میری بلا سے، جہانگیر کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور وہ اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ نگین سارا دن اپنے رب کے حضور عبادت میں مصروف رہتی۔ جہانگیر اپنے بزنس کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ تھوڑی بہت سہرش جو اس کے قریب ہوئی تھی اب اس رات کے منظر کے بعد پھر بے دلی سی ہو گئی تھی۔ اسے جہانگیر سے
اور रही सही कसर जहांगीर के थप्पड़ ने पूरी कर दी थी। और चाहे कितनी भी लापरवाह हो, जिद्दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस गुमान में रहती है कि मेरा शोहर कभी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। और यही ये गरूर होता है जिसकी बिना पर वो अपनी ज़िंदगी के माहों साल उसके संग गुजार देती है। सहरिश भी इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। वो उसकी बदलती नज़रों को समझ रही थी। खुद ब खुद एक मान होने लगा था कि अब कुछ भी हो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो ये भूल गई थी जहांगीर एक मर्द है। सहरिश इस वक्त खुद अजियती का शिकार हो गई थी। वो जहांगीर को जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन उसको एक मोहम सी उम्मीद भी थी कि वो आएगा उसके पास अपने रवैये की माजरत करने। लेकिन उसकी ये उम्मीद उस वक्त दम तोड़ गई जब उसके पूछने पर मुलाजमा ने बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ है। न सहरिश ने खुद रब्ता किया, न जहांगीर ने ज़रूरत महसूस की। जहांगीर थक गया था उसे मनाते मनाते। आखिर इंसान था, कभी तो उसको सहरिश के रवैये से दिल बर्दाश्त होना था। खिड़की में खड़े वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। सोचते सोचते जब थक गया तो उसके दिल में मोहम सा एहसास जगा। इसी एहसास के तहत उसने 15 दिन बाद उसको कॉल करने का सोचा। वो जो अपने जहन में जहांगीर के खिलाफ सोच रही थी, कहीं दूर से उसे मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ आई। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन मुसलसल बेल होने पर उसने तकिया हटाकर देखा। फिर साइड टेबल की दराज खोली तो सामने पड़े सेल फोन की आवाज़ अब मद्धम हो गई थी। अलबत्ता स्क्रीन की लाइट अभी भी रोशन थी। पहले तो उसे हैरत हुई ये किसका मोबाइल है, क्योंकि जहांगीर के मोबाइल का उसे पता था। जब कॉल दोबारा आने लगी तो उसने रिसीव की। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हो? जहांगीर की आवाज़ पर उसके दिल को सुकून महसूस हुआ। उसका दिल चाहा वो उसकी आवाज़ सुनती ही रहे। इस वक्त वो सब भूल गई थी। उसे याद था तो ये कि कितने दिन बाद उसकी आवाज़ सुन रही थी। क्या बात नहीं करोगी? कमाल का यकीन था उसे कि वो उसकी आवाज़ सुन रही है। ये कैसा यकीन था? मोहब्बत का। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। मोहब्बत ही तो हो गई थी उसे सहरिश से। ज़रूरी तो नहीं कि अहद व पैमा के बाद ही हो मोहब्बत। मोहब्बत तो वो एहसास है जो अचानक से दिल में पैदा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जड़ें मजबूत से मजबूत तर होती चली जाती हैं, दिल की मसनद पर काबिज हो जाती हैं। मोहब्बत में महबूब की हर अदा अजीज़ होती है। जहांगीर को यकीन था वो कॉल पिक करेगी और इस यकीन का नाम ही मोहब्बत था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जहांगीर का दर्द उसकी आवाज़ सुनकर ख़त्म हो गया। उसका मूड खुद ब खुद खुशगवार हो गया। शायद ये पहली दफ़ा सहरिश ने उससे नर्म लहजे में बात की थी। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम्हें तो पता होगा। जहांगीर के लहजे में शोखी और शरारत दर आई थी। सहरिश ने हंकारा भरा। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे की सांसों के तसलसल को सुनते रहे। कहने को कुछ था ही नहीं। सहरिश ने कॉल काट दी थी। दोनों के लिए ये शायद सुकून की रात थी, हर फिक्र से आज़ाद। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब कहीं दूर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ें हवाएं तेज़ हुई तो सहरिश हड़बड़ाकर उठ बैठी तो पता चला दरवाजे के उस पार कोई दरवाज़ा बजा रहा है। उसने आंखों को वो मुश्किल खोला और दरवाजे के पास गई। जहांगीर ने कमरे में कदम रखा तो नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। सहरिश ब्लैक सूट में बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश में लगी हुई उसे टिकट टिकट देख रही थी, या समझने की कोशिश कर रही थी कि वाकई वही है या फिर ख्वाब। जहांगीर उसे दरवाजे के सामने से हटाता हुआ अंदर आया और लाइट रोशन की। आप अभी कैसे आए? आप तो गए हुए थे ना? क्यों भाई, मैं नहीं आ सकता क्या? जहांगीर ने सोफे पर बैठते हुए अपने जूते और मोजे उतारे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। सहरिश ने आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया और जहांगीर के आगे कर दिया। जहांगीर ने गिलास लेते हुए उसका जायजा लिया। बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे। कच्ची नींद से बेदार होने के तहत आंखों में लाल लाल लाइनें नमूदार हो गई थीं। सॉरी यार, मैंने तुम्हें जगा दिया। असल में मेरे पास चाबी नहीं थी रूम की, मैं यहीं भूल गया था। तुम सो जाओ। आप खाना खाएंगे? सहरिश ने उसकी भूख के ख्याल से पूछ लिया। नहीं, मैंने रास्ते में खा लिया था। वैसे आज तो तुम पक्की बीवी लग रही हो, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ज़रा चुटकी तो काटना। जहांगीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सहरिश ने उसकी चुटकी काटी। जहांगीर की चीख निकल गई। ये तुमने चुटकी काटी है या नाखून गाड़े हैं? जहांगीर ने बाजू सहलाते हुए उसे घूरी से नवाजा। आपने ही तो कहा था कि चुटकी काटो। सहरिश ने मासूमियत की हद करते हुए आंखें पटपटाईं। अच्छा, इधर आओ। जहांगीर ने खींचकर उसे अपने साथ बिठा लिया। मेरी याद आई कि नहीं? नहीं, सहरिश ने साफ झूठ कहा, वरना सारा दिन तो वो उसे ही सोच रही थी। अच्छा, आंखों में देखकर बताओ ज़रा। सहरिश उसकी आंखों में ज़रा देर न देख सकी और पलकें झपका ली। जहांगीर का जानदार कहकहा फ़ज़ा में बुलंद हुआ। खिड़की के उस पार दूर फलक पर तारे अपनी पूरी आबोताब के साथ जगमगा रहे थे। सहरिश की सारी तलखियों को जहांगीर की मोहब्बत ने मिटा दिया था। बहुत सालों बाद सहरिश सुकून की नींद सोई थी और इसी हिसाब से उसकी सुबह भी मीठी मीठी सी थी। ज़रूरी नहीं ज़िंदगी सिर्फ दर्द ही नहीं देती, बल्कि उन दर्द पर मरहम भी रखती है। बस इसको जीने का हौसला होना चाहिए। बेटा,
آج تم دونوں مارکیٹ چلے جاؤ، ولیمہ بھی کرنا ہے یا نہیں؟ بی جان نے جہانگیر کو کہا جو ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل سرچ کر رہا تھا۔ بی جان میرا جانا ضروری ہے کیا؟ جہانگیر نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، دلہا تو مجھے بننا ہے۔ بی جان کی بات پر جہانگیر نے کہا لگایا۔ چل جا جلدی سے، اس بچی کو بھی کہیں لے کر نہیں گیا، اس بہانے بچی کا دل بھی بہل جائے گا۔ بچی کون؟ جہانگیر نے پتلیاں سکیر کر پوچھا۔ آئے ہائے، کیا پگھلا گیا ہے؟ اپنی سحری شور کون؟ لا حول ولا۔ بی جان وہ بچی کہاں ہے؟ مجھ سے پوچھیں وہ کیا ہے؟ کیا بڑبڑا رہا ہے؟ اونچا بول۔ نہ نہیں، کچھ نہیں۔ جہانگیر نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ لو آ گئی آپ کی بچی، پوچھ لیں اس سے جائے گی یا نہیں۔ سہرش کو آتے دیکھ کر جہانگیر نے بی جان کو مخاطب کیا۔ تم دونوں ایسا کرو، ابھی مارکیٹ چلے جاؤ، جو لینا ہو لے آنا، بیچ میں ایک دن تو رہ گیا ہے۔ کس سلسلے میں بی جان؟ سہرش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ لو بھلا بیٹا، تمہارا ولیمہ ہے، کیا جہانگیر نے نہیں بتایا؟ بی جان نے جہانگیر کو کڑے دیوروں سے گھورا۔ بتایا تھا، کیوں نہیں بتایا تھا بی جان، بتایا تھا نا؟ جہانگیر نے سہرش کو سخت نظروں سے دیکھا۔ جی بتایا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا۔ سہرش نے گھبرا کر جلدی کہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی، ان کی بات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ دونوں میں ابھی بھی بیچ میں اندیکھی اجنبیت کی دیوار حائل تھی، پل میں ماشا اور پل میں تولا والی کیفیت۔ دکانوں کے چکر کاٹتے ہوئے انہیں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن سہرش کو برائڈل ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ جو جہانگیر کو اچھا لگتا وہ سہرش کو پسند نہیں آتا۔ جہانگیر کو ویسے ہی الجھن ہوتی تھی ان سب چیزوں سے، اوپر سے سہرش کو کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ جہانگیر کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اگر تم 15 منٹ میں کوئی ڈریس پسند نہیں کیا نا، تو میں تمہیں دکان سے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ جہانگیر سہرش کے کان میں گرایا۔ دکان کے ورکرز نے دیکھا تو منہ چھپا کے ہنسنے لگا۔ اللہ کر کے اس نے سلور اور پنک کلر کی میکسی پسند کی۔ جہانگیر نے پیمنٹ کی اور پارکنگ کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ نے اپنا ڈریس نہیں لینا کیا؟ سہرش نے اسے گاڑی کی سمت جاتے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے ساتھ تو اب بالکل نہیں لوں گا، اور میرے ماں باپ کی توبہ جو اب تمہارے ساتھ شاپنگ پر آؤں۔ جہانگیر اسے کھڑی سنا دی، جس پر سہرش کی شکل رونے والی ہوگی۔ مجھے سینڈل بھی لینے تھے، میں خود لا دوں گا۔ سہرش نے پھر کچھ نہیں پوچھا کہ اس سے بعید بھی نہیں کہ کہیں یہی نہ چھوڑ جائے۔ گھر آ کر وہ تو کمرے میں بند ہوگی، جبکہ جہانگیر آفس چلا گیا۔ بی جان کے کہنے پر پورا گھر رنگ برنگی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ جہانگیر نے تو منع کیا تھا، لیکن بی جان نے اس کی بات کی تردید کر دی۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اس کی خوشیاں میں دھوم دھام سے منانا چاہتی ہوں۔ اتنے سالوں بعد تو حویلی میں کو خوشی آئی ہے، کیوں نگین؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ آج نگین بھی سب کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ کافی سالوں بعد حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی، دور دراز سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ پھوپھو، آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ میں آپ کا اور سہرش کا گنہگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جہانگیر نگین کے سامنے دوزانوں ہو کر جھکے ہوئے سر کے ساتھ معافی مانگ رہا تھا۔ نگین نے نم آنکھوں سے اس کی کشادہ پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی تھی۔ بس آج کے بعد اس حویلی میں کوئی نہیں روئے گا۔ جہانگیر نے نگین اور بی جان کے آنسو صاف کرتے ہوئے سہرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سہرش سو کر اٹھی تو سامنے صوفے پر کافی سارے شاپنگ بیگز پڑے تھے۔ کھول کر دیکھا تو کسی میں جیولری، کسی میں سینڈل اور کاسمیٹکس تھے۔ جناب کی چوائس تو زبردست ہے، شکل سے تو روکھے پھیکے ہی لگتے ہیں، اور لگتا ہے لڑکیوں کی شاپنگ کا پورا تجربہ ہے۔ اس میں ان کے تو کوئی سوٹ نہیں ہے کہ اپنی چیزیں نہیں لائے؟ آئیں گے تو پوچھ لوں گی۔ لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے خوشگپیوں میں مصروف ولیمہ کے ارینجمنٹس پر بات کر رہے تھے۔ سارا جو کہ جہانگیر کی بڑی بہن تھی، اپنے شوہر اور 2 بچوں سمیت حویلی میں آئی ہوئی تھی۔ بڑا بیٹا ریان، چھوٹی بیٹی شمائلہ دونوں اسکول میں پڑھتے تھے اور ہم ماموں کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ماموں، مومانی کہاں ہے؟ یہ ریان تھا جسے سہرش کے دیدار کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ لو آ گئی تمہاری مومانی، جہانگیر نے ریان کو بتایا۔ سہرش نیچے آئے تو نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملے۔ سارا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ تم تو بہت پیاری ہو ماشاءاللہ سے۔ سہرش نے ناسمجھی سے جہانگیر کو دیکھا۔ یہ میری بہن ہے بڑی۔ جہانگیر نے اس کی سوالیہ نگاہوں کو سمجھ لیا تھا، جب بھی اس کی مشکل آسان کر دی۔ ماشاءاللہ، چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ سارا نے سہرش کا ہاتھ پکڑ کر جہانگیر کے برابر میں بٹھاتے ہوئے بلائے لی۔ آخر پسند کس کی ہے؟ جہانگیر نے کالر کھڑے کر کے فخر سے کہا، جیسے پتہ نہیں کتنی محبت کی شادی ہو۔ سہرش نے اسے دیکھا تو جہانگیر نے شوق و شرارت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے گھبرا کر چھڑانا چاہا تو جہانگیر نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ تم دونوں نے اپنی شاپنگ کر لی؟ جی بی جان، سہرش نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ آئیے سارا پی، میں آپ کو شاپنگ دکھاتی ہوں۔ سہرش نے جان چھڑانے کے لیے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی۔ چلو۔ سلور اور پنک کلر کی میکسی زیب تن کیے ہوئے نفیس جیولری پہنے وہ پرستان کی پری لگ رہی تھی، اور ساتھ کھڑا جہانگیر شہزادہ لگ رہا تھا، جو بھی انہیں دیکھ رہا تھا سراہے بنا نہ رہ سکا۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی حالات ہمارے خلاف لگتے ہیں، لیکن ان مشکل حالات میں چھپی ہوئی آسانیوں کو نہیں جان سکتے۔ ہمارا رب ایک دروازہ بند کر کے
पहले 1000 रास्ते खोल देते हैं, उसकी मसलहतें वही जाने, हमारी नाक़िस अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। बेशक जो हमारे लिए वो करता है बेहतरीन करता है। वलीमे का फंक्शन अपने अरूज पर था, सब रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों को मदऊ किया गया था। जैसे ही जहांगीर और सहरिश की एंट्री हुई, हॉल लाइटों से रोशन हो गया और हर तरफ तालियों और मौसीकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। लेकिन सहरिश की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। मुकम्मल माहौल में उसे सब अधूरा सा लग रहा था और वो कमी सहरिश की माँ की थी। उसकी आंखों में बार बार आंसू उमड़ आए थे, जिन्हें वो अपने अंदर उतार रही थी। कई बार उसने जहांगीर से कुछ कहने को सोचा भी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसी लम्हे एक लड़का स्टेज पर आया और जहांगीर के कानों में कुछ कहकर फिर चला गया। थोड़ी देर बाद जहांगीर ने सहरिश का हाथ पकड़ा और हॉल के दरवाजे की जानिब ले गया। अभी उन्हें खड़े 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि राबिया बेगम का वजूद गाड़ी में से नमूदार हुआ। सहरिश भागते हुए उनके गले से लगी। इस वक्त वो भूल गई थी वो एक दुल्हन है। उसे याद था तो बस ये कि सामने खड़ी उसकी माँ है और वो एक बेटी जिसे अपनी माँ से मिले हुए 4 साल हो गए थे। जब सारे आंसू बहा लिए तो जहांगीर का ख्याल आया। पीछे मुड़कर देखा तो जहांगीर उसी के इंतज़ार में खड़ा था। जहांगीर ने आगे बढ़कर राबिया बेगम को सहारा दिया और हॉल में लाया, जबकि सहरिश उसके हमकदम थी। जहांगीर स्टेज से उठकर अपने दोस्तों के पास चला गया, जबकि सहरिश राबिया बेगम से बातों में मशगूल हो गई थी। राबिया बेगम ने नगीन से माफ़ी मांगी और उन्हें गले लगाया। नगीन ने आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा करते हुए उन्हें खुश दिली से माफ़ कर दिया। 2 दिन पहले जहांगीर खान ज़्यादा हाउस गया था। आंटी, मैं आपकी बेटी का गुनहगार हूँ, आपके सामने हूँ, जो चाहे सज़ा दे। ना बेटा ना, माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। जो जहाज सर ने तुम्हारे ख़ानदान के साथ किया, इसको तो खुदा ने भी मांगने की मोहलत नहीं दी। कार एक्सीडेंट में धज्जियाँ उड़ गई, उसके जिस्म को तो कफन भी नसीब नहीं हुआ। मेरी सहरिश कैसी है? वो बहुत मासूम है बेटा, उससे उसके बाप का बदला न लेना। जहांगीर के पास कहने को कुछ नहीं था। नदामत और शर्मिंदगी से सर झुकता चला गया। आंटी, मैं सहरिश और अपने वलीमे का कार्ड देने आया हूँ, आप आएंगी ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। सहरिश की नज़रों ने जहांगीर को तलाशा तो जहांगीर अपने ऑफिस के वर्कर्स के साथ मसरूफ़ था और वही लड़की आज भी मौजूद थी। सहरिश के अंदर रकाबत की एक लहर दौड़ गई। उसे वो लड़की एक आंख न भाई थी। उसका दिल चाहा इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे। खाने का दौर चला तो सब खाने लगे, जबकि सहरिश की तो भूख ही मर गई थी। अलबत्ता जहांगीर ने डट कर खाया। उसके चेहरे पर चमक वाज़े थी, जैसे कोई कारून का ख़जाना उसके हाथ लगा हो। ब्लैक 2 पीस में मलबूस बुर्दबार सा मर्दाना वजाहत लिए सबसे मुबारकबाद ले रहा था। थोड़ी देर बाद जब सारे मेहमान जाने लगे तो जहांगीर सहरिश को लेकर गाड़ी में आ बैठा। सहरिश का मूड हनूस ख़राब ही था। उसने जहांगीर से कोई बात नहीं की। जहांगीर ने बात करना चाही तो सहरिश ने साफ हरी झंडी दिखाई थी। यार, आज के दिन तो मूड अच्छा कर लो। जहांगीर ने सुलझो अंदाज अपनाया। सहरिश ने रुख खिड़की की तरफ कर लिया। जहांगीर ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड ठीक था, अब क्या हुआ है? जब तक बताओगे नहीं कैसे पता चलेगा? हर वक्त लाल पीली रहती हो। जहांगीर ने उसे छेड़कर बोलने पर उकसाया और यह तरीका कारआमद साबित हुआ। वो लड़की कौन थी? सहरिश ने करे तेवरों से पूछा। कौन लड़की? जहांगीर ने नासमझी से कहा, वही जिसके साथ आप होते हैं तो बत्ती सी अंदर नहीं जाती और मोहतरमा काफ़ी क्लोज लगती हैं आपके। सहरिश ने जले बुने अंदाज में पूछा। तुम्हें जेलसी हो रही है? ओ गॉड, जलती है मेरी जूती। हाँ, सहरिश ने मुंह टेढ़ा करके कहा। जहांगीर ने जोरदार कहा लगाया। कभी तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? सहरिश ने अब के कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर ने सहरिश का हाथ पकड़ा। यार, वो सिर्फ मेरी कोलीग है और उसका अंदाज ही ऐसा है बात करने का, तुम खामखा खफा हो रही हो। जहांगीर ने अब बोर्ड तंग करने का इरादा तर्क कर दिया। सहरिश ने गाड़ी सुनसान रास्तों पर जाती हुई देखी तो परेशान होगी। ये कहाँ जा रहे हैं? ये घर का रास्ता तो नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है जिन हालात में आप मुझे लेकर आए थे, क्या मुझे भरोसा करना चाहिए? सहरिश की बात पर जहांगीर ने अपने दोनों होंठ खींच लिए। उसे तकलीफ हुई थी सहरिश के जवाब पर। सहरिश ने तल हकीकतें बयान की थी, वो भी अपनी जगह दुरुस्त थी, लेकिन इस वक्त जहांगीर को उससे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। जब भी वो खामोश हो गया, सहरिश को अपनी तल्ख बात का एहसास हुआ तो बोल उठी। मुझे माफ़ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था। गाड़ी झटका खाकर साहिल समंदर के करीब रुकी। सहरिश ने जहांगीर को देखा। जहांगीर अपनी सीट से उतरकर सहरिश का साइड का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर साहिल समंदर की तरफ ले गया, जहाँ समंदर की लहरें चमकते हुए चांद को छूने की कोशिश कर रही थीं। सर्द हवाएं उस पर पानी की लहरों का शोर अलग ही समा पैदा कर रहा था। जहांगीर ने झुककर अपने शूज़ उतारे और सहरिश का हाथ पकड़कर पानी की जानिब चला गया। सहरिश भारी ड्रेस में दुल्हन बनी हुई साहिल समुंदर पर पाँव तक आते पानी में मौजूद थी। लहरें आती और उसके पाँव को छूकर गुजर जाती।
जहांगीर ने सहरिश का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसे महवियत से तक रहा था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जहांगीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। सहरिश ने झुककर अपनी सैंडल उतारी और सैंडल को हाथों में पकड़ लिया और रेत की नमी को अपने अंदर उतारने लगी। दोनों ही पानी में खड़े समंदर की मौजों को देख रहे थे, हाथों को मजबूती से थामे कभी ना छोड़ने के लिए। दोनों ही कठिन रास्तों के मुसाफिर थे, लेकिन अब उनकी मंजिल आसान और साफ थी। बाकी नोक झोंक तो सारी ज़िंदगी ही चलती रहती है और इसी का नाम ज़िंदगी है। और इसके साथ ही ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।